आप सभी का स्वागत है हिंदी नॉवेल स्टोरी एक्सप्लेनर में। यहाँ पर हर एक स्टोरी आपको मैजिक, सिस्टम, रोमांस की एक जादुई सफर पे ले जाएगी। इस स्टोरी का सारा चरित्र, स्थान, घटना सब कुछ काल्पनिक है। इसे वास्तविकता से जोड़ने का प्रयास ना करें। चलिए स्टोरी की तरफ आगे बढ़ते हैं। अध्याय 311 क्योंकि अभी भी बहुत सारे पुरुष हैं जो महिला होने का दिखावा करते हैं और फिर कैजी को अपना शिकार बनाते हैं। खासकर ऑनलाइन डेटिंग के लिए, भले ही वॉयस चेंजर न हो, कुछ पुरुषों ने वॉयस चेंज का अभ्यास किया है और वे महिलाओं जैसी आवाज़ बोल सकते हैं। इसके अलावा पुरुष पुरुषों को बेहतर समझते हैं लेकिन वे ऐसा नहीं कर पाते वगैरह, इसलिए अभी भी कुछ पुरुष ऐसी स्थिति में पड़ जाते हैं। जाल में फंसकर दूसरे पक्ष ने बहुत सारा पैसा ठग लिया। आखिरकार पुलिस को बुलाने पर पता चला कि दूसरा पक्ष महिला नहीं बल्कि पुरुष था। आखिरकार ताऊ हिजड़े वास्तव में यह नहीं बता सकते कि वे नर हैं या मादा। ठीक है, मुझे मत दिखाना, 500 करोड़ वाली बात मत सोचना। इतना कहकर सुनील सक्सेना फोन काटने ही वाले थे। शी लिनमिंग ने तांग जियानर की तरफ देखा। तांग जियानर की नज़रें मिलते ही उसने जल्दी से सुनील सक्सेना को रोका। पापा, फोन मत रखिए, आप अपनी बहू को देखना चाहते हैं, क्या मैं आपको नहीं दिखा सकता? टैंग ने सहमति जताते हुए कहा, मैं अपना मेकअप हटाने जाऊंगी। पिताजी, 1 मिनट रुकिए। सुनील सक्सेना ने राहत की सांस ली और कहा कि पैसा अभी भी अच्छी चीज़ है। इसके बाद सुनील सक्सेना और शी लिनमिंग ने 30 करोड़ रुपए के नुकसान की बात की। शी लिनमिंग की बात सुनकर उन्हें गुस्सा करना बंद कर देना चाहिए। निश्चित रूप से इसके लिए महिला ही दोषी थी। दूसरों से तुलना करें। उन्होंने सीधे तौर पर अपने बेटे को 300 मिलियन रुपए का नुकसान पहुंचाया और ये तुलना अभी खत्म नहीं हुई है। यदि यह विचार न होता कि अर्जुन सक्सेना उसे तांग जियान एर से मिलने में मदद करने वाला है, तो वह सचमुच चाहता था कि वह फोन लाइन के माध्यम से चलकर अपने जुनूनी बेटे की पिटाई कर दे। लियांग गुआंगलाई ने वाइन का गिलास उठाया और अर्जुन सक्सेना से टकराया। अर्जुन सक्सेना ने जो चाय पीने का फैसला किया, लियांग गुआंगलाई को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वह उसे पीते हैं या नहीं। जब वह मन करता है तो उसका दर्जा दूसरे पक्ष से ऊंचा होता है। अगर वह पीता है और दूसरा पक्ष चाय पीता है तो वह दुखी होगा। हालांकि अब उसके पास अर्जुन सक्सेना से पूछने के लिए कुछ है, इसलिए अर्जुन सक्सेना जो भी पीता है वह खुश रहता है। वे दोनों लगभग एक कटोरा चावल खा ही रहे थे कि सुनील सक्सेना ने उन दोनों को हाथ हिलाकर इशारा किया। इसका मतलब है कि तांग जियान एर यहाँ है। लियांग गुआंगलाई ने हाथ हिलाकर कहा कि वह नहीं देखेंगे क्योंकि उन्हें डर है कि आधी रात को उन्हें बुरे सपने आएंगे। अर्जुन सक्सेना उठे और सुनील सक्सेना के पीछे खड़े हो गए। सुनील सक्सेना ने अर्जुन सक्सेना के साथ विशेष सहयोग किया। फोन को ऐसी जगह रखें जहां अर्जुन सक्सेना उसे देख सके। इस तरह सुनील सक्सेना का चेहरा कम दिखा और अर्जुन सक्सेना वीडियो में नजर आए। शी लिनमिंग ने इसे देखने के बाद तुरंत संदेह से पूछा, पिताजी? सुनील सक्सेना कैमरे में आए ही नहीं, फोन अर्जुन सक्सेना के सामने रखा, अर्जुन सक्सेना को गौर से देखने दिया और फिर आंखों से अर्जुन सक्सेना से पूछा, मतलब कुछ देखा क्या? अर्जुन सक्सेना ने कहा, फिल्टर बंद कर दो। सुनील सक्सेना ने तुरंत कहा, बेटा फिल्टर बंद कर दो। शी लिनमिंग ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, पापा ये कौन है? आप क्या कर रहे हैं? क्या आप टैंगर को नहीं देखना चाहते? सुनील सक्सेना बोले, बेटा ये पापा के दोस्त हैं। कैसी बात की? ज़रा अच्छे से बात करो। क्या मैंने अभी अभी तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं देखी? मेरे दोस्तों को भी दिखा दो। शी लिनमिंग को शक हुआ। उसने अपने पिता के दोस्तों को तो देखा था लेकिन इस व्यक्ति को अपने सामने कभी नहीं देखा था। इसके अलावा क्या ये बहुत छोटी उम्र है? वह उनसे बहुत छोटा दिखता है। वह शायद केवल 20 वर्ष का है। वह अपने पिता का मित्र कैसे बन गया? लेकिन 500 मिलियन के लिए उन्होंने फिर भी इसे सहन किया और कुछ नहीं मांगा। अपने फ़ोन के फिल्टर बंद करें। भले ही उसका सूप सादा हो, भले ही फिल्टर बंद हो, फिर भी वह खेल सकता है। उतना ही सुंदर। छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। उसे यह बात अजीब लगी कि उसके सामने बैठे 20 वर्षीय युवक ने उसे फिल्टर बंद करने को कहा, जबकि वास्तव में उसके पिता ने उसे फिल्टर बंद करने को कहा था। इसके अलावा इस युवक की आंखें अत्यंत पवित्र हैं, जिनमें अगोचर गहराई है। अर्जुन सक्सेना ने तांग जियानर की ओर देखा, फिर उसने अपना सिर उठाया और सुनील सक्सेना की ओर सिर हिलाया, फिर अपनी जगह पर लौट आया। सुनील सक्सेना भी कैमरे के सामने दोबारा आए।
उन्होंने अपने बेटे से एक शब्द भी नहीं कहा और पहले फ़ोन रख दो कहकर फ़ोन काट दिया। फिर जल्दी से अर्जुन सक्सेना की ओर देखा और पूछा, मास्टर किन, क्या आपको कुछ दिखाई दे रहा है? क्या उस लड़की में कुछ गड़बड़ है? मुझे सचमुच लगता है कि उसमें कुछ गड़बड़ है, वरना वो मेरे बेटे को इतना चाटने वाला कुत्ता कैसे बना सकती थी? लियांग गुआंगलाई ने भी अर्जुन सक्सेना को उत्सुकता से देखा, ये जानने की कोशिश करते हुए कि अर्जुन सक्सेना ने क्या देखा। यदि अर्जुन सक्सेना सचमुच शरीर रचना विज्ञान और फेंग शुई की कला को समझते हैं, तो उन्होंने सचमुच एक महाशक्ति से दोस्ती कर ली है। लियांग गुआंगलाई थोड़ा उत्साहित हो गया। अर्जुन सक्सेना ने कहा, ठीक है, चलो आपके बेटे और इस महिला टैंक के रिश्ते के बारे में बात नहीं करते। रिश्तों के बारे में बताना मुश्किल है। आखिरकार हर किसी की पसंद अलग होती है। हालांकि एक बात मैं कह सकता हूं कि सुश्री तांग, जो 5 बार प्रसव करा चुकी हैं, के लिए गर्भवती होना तो आसान है, लेकिन बच्चे को स्वस्थ रखना कठिन और असंभव है। इसके अलावा इस सुश्री तांग के विवाह के और भी योग हैं। आपके बेटे के प्रेमी के अलावा उसके 3 और प्रेमी हैं। इसके अलावा ये सुश्री तांग एक अनाथ है, जिसके न तो पिता है, न माता, न ही भाई बहन। और हाँ, ये सुश्री तांग, जिन्हें अब महिला कहा जाता है, जन्म के समय पुरुष थीं। 5 साल पहले उन्होंने लिंग परिवर्तन सर्जरी करवाए और 32 साल की उम्र में महिला बन गईं। जब सुनील सक्सेना ने अर्जुन सक्सेना की बातें सुनी तो उनकी कनपटियां धड़क उठीं और वह लगभग बेहोश हो गए। सौभाग्य से लियांग गुआंगलाई ने जल्दी ही अपना हेगु बिंदु चुरा लिया। उसे बेहोश होने से बचाएं। लियांग गुआंगलाई भी आश्चर्यचकित थे। एक अच्छे आदमी को बुलाओ। अगर अर्जुन सक्सेना ने जो कहा वह सच है, तो वह केवल सुनील सक्सेना के लिए ठंडा पसीना पोंछ सकते थे। ये बहुत डरावना था। मास्टर किन, क्या ये सच है? दरअसल पहले तो लिंग भी पुरुष ही हुआ करता था। सुनील सक्सेना को लगा जैसे वो बेहोश हो जाएगा। उसने कुछ समय पहले ही इसका अनुमान लगा लिया था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि यह सच होगा। अर्जुन सक्सेना ने कहा, आप उनकी जानकारी की जांच करके इन्हें पा सकते हैं। मास्टर किन से झूठ मत बोलो। मैंने पहले भी किसी को जांच के लिए भेजा था, लेकिन उसने जो पाया वह सब मेरे बेटे के लिए बनाया गया था। घर पर माता पिता, भाई बहन हैं, सभी पेंगचेंग में काम करते हैं और किराए का घर बहुत खराब है। मैं बहुत गरीब हूँ और घर पर कभी कभी कुछ न कुछ होता रहता है, इसलिए मैं अपने बेटे से पैसे भेजने और हर तरह की मदद करने के लिए कहता हूँ। अर्जुन सक्सेना ने कहा, आप किसी निजी अन्वेषक से जांच करवा सकते हैं। जब सुनील सक्सेना ने अर्जुन सक्सेना की बातें सुनी तो उनका मन तुरंत प्रबुद्ध हो गया। पहले उन्होंने अंगरक्षक से पूछताछ की और पाया कि कुछ भी गड़बड़ नहीं थी। हालांकि ये सभी चीजें बनाई जा सकती हैं, विशेषकर जब वे पेंगचेंग में थे, तो पेंगचेंग का वातावरण जटिल था और वे मूलतः विदेशी थे। एक निजी जासूस को जांच करने दीजिए, ये पेशेवर है। ये बातें निश्चित रूप से पता लगाई जा सकती हैं। मास्टर किन, मैं अभी इस मामले से निपटता हूँ। मैं आज रात उनके साथ नहीं जा सकता। जब मुझे मामला पता चलेगा तो मैं मास्टर किन को उचित दाम जरूर दूंगा। सुनील सक्सेना शांत नहीं बैठ सके। अर्जुन सक्सेना ने सिर हिलाया। जो कुछ उसने देखा वह केवल तांग जियान एर के चेहरे से देखा गया था और कोई अन्य सबूत नहीं था। आखिरकार तांग जियान एर अच्छी तरह से छिपा हुआ होगा, इसलिए सुनील सक्सेना को जांच के लिए एक निजी जासूस भेजने की जरूरत है। उस समय आप पाएंगे कि जो उसने पाया वह बिल्कुल वैसा ही है जैसा उसने कहा था। शाम को अनन्या शर्मा अपने रूममेट्स अर्जुन सक्सेना के साथ वापस आ गई और लियांग गुआंग दोपहर के भोजन के बाद वापस आ गए। तभी उपकरण और बिस्तर पहुंचाने वाला व्यक्ति आया और वह नीचे एक कमरा किराए पर लेने में व्यस्त था। मैंने वो सब कुछ लगा दिया जो लगना था। खुशकिस्मती से सब कुछ लगभग एक साथ लग गया, इसलिए सब कुछ बहुत जल्दी लग गया। शाम 5 बजे तक सब कुछ लग गया। अर्जुन सक्सेना ने कमरा साफ किया और कुछ सब्जियां खरीदने के लिए पास की सब्जी मंडी चले गए। जब अनन्या शर्मा वापस आए तो उन्होंने सब्जी मंडी से खरीदे गए सुअर के मांस और बटेर के अंडों को पहले ही मैरिनेट कर लिया था। जब अनन्या शर्मा ने दरवाजा खोला तो उनकी नाक में हैलोजन की खुशबू आ गई। रिया मेहता ने गहरी सांस ली और कहा, वाह, इसकी खुशबू कितनी अच्छी है। प्रिया मेहता, नहीं, मेरी लार निकलने वाली है। सिमरन रेड्डी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन मानो उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और खुशबू को ऐसे सूंघ रही थी जैसे वह आनंद ले रही हो।
अनन्या शर्मा ने भी ब्रेज्ड पोर्क की खुशबू महसूस की। इससे पहले जब अर्जुन सक्सेना लखनऊ में उनके पिता के लिए ब्रेज्ड पोर्क बना रहे थे, तो जो खुशबू आ रही थी वह बिल्कुल वैसी ही थी। विशेष सुगंध, जब आप इसे सूंघते हैं तो बहुत स्वादिष्ट लगता है। पहले आओ, अनन्या शर्मा ने तीनों रूममेट से कहा। हाँ, तीनों ने जल्दी से अपने जूतों के कवर पहन लिए। अनन्या शर्मा ने 3 रूममेट्स को अंदर लाने के बाद आंटी वान को उनका अभिवादन करने के लिए कहा और वे बच्चों को देखने के लिए कमरे में चली गईं। मैंने कुछ घंटों से बच्चों को नहीं देखा है, लेकिन मुझे उनकी याद आती है। कमरे में आओ। सभी छोटे बच्चे जाग चुके हैं, लेकिन क्योंकि वे अभी अभी जागे हैं, वे अभी तक रोए नहीं हैं और स्वयं ही नई दुनिया की खोज कर रहे हैं। अपने छोटे हाथों को आगे बढ़ाएं, अपने छोटे हाथों को देखें और फिर महसूस करें कि यह स्वादिष्ट है। अपने छोटे हाथों को चबाने के लिए अपने मुंह में डालें। आरव की गतिविधि सबसे अधिक थी, क्योंकि छोटा लड़का पहले से ही करवट लेने में सक्षम था और उसे बैठने के लिए घसीटा गया, इसलिए उसके पैर पहले से ही मुड़े हुए थे। वह अपने छोटे हाथों से अपने पैरों को पकड़ने के लिए संघर्ष कर रहा था। उसके मुंह के कोनों से भी लार निकल रही थी। ये दृश्य देखकर अनन्या शर्मा असहाय होकर मुस्कुराने लगीं। क्या आप अपने पैर की उंगलियां खाना चाहते हैं? मेरे बच्चे, तुम बहुत प्यारे हो। अनन्या शर्मा मुस्कुराते हुए आई और आरव को गोद में उठा लिया। जब आरव ने मां को आते देखा तो वह तुरंत मुस्कुराया और अनन्या शर्मा की तरफ देखकर मुस्कुराया, जिससे सब कुछ प्यारा हो गया। अनन्या शर्मा ने उसके चेहरे पर चुंबन किया और मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम सुन्न होना चाहते हो? हाँ, उसने उत्साह से अपने छोटे हाथ हिलाए। आरव की आवाज ने दोनों छोटी बहनों का ध्यान खींचा, जिन्होंने भी मामा को देखा और तुरंत रोने लगीं। गले भी मिलते हैं। अनन्या, एक छोटा सा सिर कमरे के दरवाजे से अंदर आया और धीमी आवाज में चिल्लाया। उसकी नज़र अनन्या शर्मा की बाहों में बड़े खजाने पर पड़ी। उसकी आंखों में स्पष्ट उत्साह और प्रत्याशा थी। अनन्या, क्या हम अंदर आकर बच्चों को देख सकते हैं? रिया मेहता ने पूछा। अंदर आओ, सभी बच्चे जाग गए हैं। इतना कहकर अनन्या शर्मा ने आरव का हाथ थामकर रिया मेहता और बाकियों की तरफ हाथ हिलाया और कहा, आरव, क्या तुम अब भी उस खूबसूरत बहन को जानते हो? वो तुमसे और तुम्हारी बहनों से मिलने आई थीं। गर्मी की छुट्टियों से पहले जब रिया मेहता और अन्य लोग बच्चे को देखने आए थे, तब भी बच्चे को क्षैतिज स्थिति में ही पकड़ना पड़ता था। अब बच्चा 4.5 महीने का हो गया है और उसे लंबवत स्थिति में भी पकड़ा जा सकता है। अनन्या शर्मा सीधा खड़े होकर लोगों को बच्चे से परिचित करा सकती हैं। ये पहले क्षैतिज रूप से पकड़ने की तुलना में कहीं अधिक सुविधाजनक है। जाहिर है, आरव रिया मेहता और अन्य लोगों को नहीं जानता था, क्योंकि 2 महीने हो गए हैं। उस समय आरव लोगों को पहचान नहीं पाता था, लेकिन अब वह लोगों को पहचान लेगा। लेकिन उस खूबसूरत युवती को देखकर आरव के चेहरे पर मुस्कान आ गई। इस क्यूट लुक को देखकर रिया मेहता और तीनों उत्साहित हो गए और अनन्या शर्मा के पास दौड़े। हर कोई आरव को गले लगाना चाहता है। अनन्या, मैंने तुम्हें 2 महीने से नहीं देखा। मुझे आरव ज्यादा हैंडसम लग रहा है, बहुत प्यारा। ये सिर पहले से ज्यादा अच्छा लग रहा है। क्या ये गोल सिर है? सिमरन रेड्डी ने पूछा। अनन्या शर्मा ने उन्हें बताया कि पहले तीनों छोटे बच्चे नाव के आकार के सिर के साथ सोते थे और बाद में उन्हें पता चला कि बच्चा एक निश्चित सिर के आकार के साथ सोता है और एक गोल सिर विशेष रूप से अच्छा दिखता है, चाहे वह लड़का हो या लड़की। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, लाभ और भी अधिक स्पष्ट होता जाता है। फिर मैंने तीनों रूममेट से कहा कि यदि वे भविष्य में बच्चे को जन्म देती हैं, तो उन्हें सलाह दी जाती है कि वे गोल सिर रखकर सोएं। तीनों रूममेट्स ने कहा कि उन्होंने ये कौशल हासिल कर लिया है और वे भविष्य में निश्चित रूप से गोल सिर वाले बच्चे के ऊपर सोएंगे। तभी प्रिया मेहता अन्या और रिया को देखने गईं और बोली, ओह, मैं नहीं बता सकती कि कौन कौन है। रिया मेहता मुस्कुराए और बोली, ऐसा लगता है कि आप इसे पहले ही अलग बता सकते हैं। प्रिया मेहता हंस पड़ी और फिर अनन्या शर्मा से बच्चे को गोद में लेने का तरीका सीखा। जियो आन्या को उठाया, सिमरन रेड्डी ने जियोरिया को उठाया और अब वह रिया मेहता की बाहों में थी। आरव और आन्या ठीक थे और रोए नहीं। केशिन ने हार मान ली और एक अनजान आंटी की बाहों में चली गई। हालांकि उसकी माँ उसके सामने थी, फिर भी वह रोई। लेकिन वह ऐसी है जो केवल रोती है, आंसू नहीं बहाती। रोना वास्तव में दुख की बात नहीं है, यह नकली रोना है, अपनी माँ का ध्यान आकर्षित करने के लिए और अपनी माँ को गले लगाने के लिए कहना। अनन्या शर्मा ने उसे गले लगा लिया और उसने तुरंत रोना बंद कर दिया। ये देखकर कि तीनों रूममेट्स को यह अद्भुत लगा,
अनन्या शर्मा मुस्कुराईं और उन्हें इसका कारण बताया। रिया मेहता ने कहा, प्रिया मेहता, जब आप छोटी थीं तो आपने अक्सर इस तरह की हरकतें की होंगी, है ना? मुझे याद नहीं। इतना कहते ही सिमरन रेड्डी मुंह ढककर मुस्कुराईं। तभी प्रिया मेहता को एहसास हुआ कि रिया मेहता उनका मजाक उड़ा रही हैं और झट से बोली, क्या तुम बचपन में रोने का नाटक नहीं करती थीं? क्या तुमने कभी ये कहावत सुनी है कि रोने वाले बच्चों को दूध पिलाना पड़ता है? रिया मेहता ने कहा, आरव, देखो, तुम्हें पकड़े हुए सुंदर बहन के पास तुम्हारे लिए दूध है या नहीं, कोशिश करो। प्रिया मेहता शर्मा गई। हाँ, रिया मेहता, तुम एक बदमाश हो। कमरा हंसी से भरा हुआ था। जब लड़कियां एक साथ होती हैं तो वे लड़कों के छात्रावास से धीमी गति से गाड़ी नहीं चलाती हैं। रात्रि भोजन 7 बजे। अर्जुन सक्सेना ने व्यंजनों की एक पूरी मेज पकाई जिसमें ब्रेज्ड सुअर के कान, सुअर के चेहरे, टोफू और अन्य ब्रेज्ड व्यंजन शामिल थे। साथ ही साथ डीबोन पोर्क, हलचल तली हुई हरी मिर्च, बालों वाला पेट, हलचल तली हुई हरी मिर्च, यूनफू सुअर के पैर, समुद्री भोजन व्यंजन, ब्रेज्ड चिकन आदि सब्जियां शामिल थीं। जब वे सभी मेज पर बैठे तो रिया मेहता और अन्य सभी की आंखें चमक रही थीं। मैं पिछली बार बस यही पूछना चाहती थी, अनन्या, तुमने अपने परिवार में ये सारे बर्तन कहाँ से खरीदे? ये कितने अच्छे लग रहे हैं। पहले तो ये व्यंजन बेहद स्वादिष्ट थे और इन महंगे बर्तनों और कटोरी के साथ इनका स्वाद और नज़ारा वाकई लाजवाब है। प्रिया मेहता ने तस्वीर लेने के लिए अपना मोबाइल फ़ोन निकाला। आप किसी भी तरह से तस्वीर लेना चाहें, ये 360 डिग्री में बिना किसी रुकावट के अच्छी लगती है। सिमरन रेड्डी ने बर्तन के ढक्कन पर अंग्रेजी अक्षर LECREUSET देखा। क्या यह अच्छा रंग है? लगता है उसने इसे ताओबाओ पर खरीदारी करते समय देखा था। वह अपनी मां को सब्जी के गमले ढूंढने में मदद कर रही थी। उसकी मां ने एक खूबसूरत गुलाबी गमला मांगा था। फिर बहुत सारे बर्तन लॉन्च करने के लिए पेज को पुश करें। अंदर एक बर्तन है, उसकी एक अनोखी छाप है, ये बहुत सुंदर गुलाब के रंग का है, लेकिन कीमत ने सीधे इसे नहीं देखा, क्योंकि सबसे सस्ता छोटा दूध का बर्तन 15,000 का है। उसकी माँ भी लगभग 200 रुपये में एक सब्जी का बर्तन खरीदना चाहती थी, इसलिए उसने बर्तन को ज़्यादा नहीं देखा, लेकिन उसे याद आया कि यह अंग्रेजी अक्षरों की एक श्रृंखला वाला एक ब्रांड था, साथ ही कूल कलर शब्द भी था। ऐसा लगता है कि उसे कुछ भी स्पष्ट रूप से याद नहीं है। अनन्या शर्मा ने कहा, अर्जुन सक्सेना ने इसे खरीदा। अर्जुन सक्सेना, क्या यह अच्छा रंग है? वह इन गमलों का ब्रांड भी नहीं जानती थी, लेकिन उसने पाया कि ये गमले घर में इस्तेमाल होने वाले गमलों से अलग थे और बहुत सुंदर भी थे। अर्जुन सक्सेना ने सिर हिलाया। इसकी सिफारिश सबसे पहले डिज़ाइनर ने की थी और उन्होंने इस ब्रांड के बारे में पहले कभी नहीं सुना था। मुझे लगा कि यह बहुत सुंदर है और यह कच्चा लोहे का पेन है, न कि नॉन स्टिक कोटिंग वाला पेन, इसलिए उन्होंने इसे खरीद लिया। सिमरन रेड्डी ने कहा, कुकाई का बर्तन कितना महंगा है। मैंने उस समय ताओबाओ से एक मंगवाया था और दूध का छोटा बर्तन इस सब्जी वाले बर्तन जितना बड़ा नहीं होता और उसकी कीमत 1500 रुपये है। जब प्रिया मेहता और रिया मेहता ने सिमरन रेड्डी की बातें सुनी तो उनके मुंह आश्चर्य से खुले रह गए और उन्होंने जल्दी से अपने मोबाइल फ़ोन निकालकर ताओबाओ पर सर्च करना शुरू कर दिया। एक खोज, ये वास्तव में महंगा है। हज़ारों रुपयों का एक बर्तन, लिखने के लिए 2-3 हज़ार रुपये भी हैं। यहाँ तक कि कटोरे और चॉपस्टिक भी सैकड़ों डॉलर के हैं। प्रिया मेहता ने रुआसी होकर कहा, ज़रूर, खूबसूरत चीज़ें बहुत महंगी होती हैं। मैं तो गरीबी के आंसू बहा रही हूँ। मैं आगे चलकर सिर्फ कुछ और खाने के लिए ही अनन्या के घर आ पाऊंगी। रिया मेहता और अन्य लोग भावुक हो गए। अनन्या शर्मा ने विषय बदल दिया, क्योंकि वह रूममेट्स पर दबाव महसूस नहीं कराना चाहती थी और उन्होंने एक हल्का विषय बताया। उदाहरण के लिए, स्कूल के शिक्षकों के बारे में, क्योंकि वे इस वर्ष जूनियर वर्ष में हैं, कई नए पाठ्यक्रम जोड़े गए हैं और उनके साथ नए शिक्षक भी हैं। इस बारे में बात करते हुए रिया मेहता और बाकी लोग और भी उत्साहित हो गए। उन्होंने एक एक करके इन नए शिक्षकों की गपशप के बारे में बताया, जैसे कि स्क्रिप्ट टीचर, जो बहुत सख्त थे। हर कक्षा में नाम पुकारे जाते थे और अगर कोई दूसरों को जवाब देने में मदद करने की हिम्मत करता तो ये टीचर उसे एक नज़र में पहचान भी लेती और याददाश्त भी कमाल की होती। इस कक्षा को छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि यदि आप कक्षा छोड़ देंगे तो शिक्षक कक्षा छोड़ने वाले छात्रों को कक्षा में फेल कर देगा। रात के खाने के अंत तक बातें करते रहने के बाद रिया मेहता के तीनों साथियों ने अपने गोल मटोल पेटों को छुआ, एक ही समय में संतुष्ट और दोषी महसूस कर रहे थे।
ये तय था कि स्कूल आते ही मेरा वजन कम होने लगा था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि पहला खाना इतना स्वादिष्ट होगा। वजन कम करने का रास्ता धीरे धीरे लंबा होता जाएगा। सिमरन रेड्डी ने मुस्कुराते हुए कहा, जब आपका पेट भरा हुआ हो तभी आप में वजन कम करने की ताकत आ सकती है। प्रिया मेहता ने मोटे अंदाज में हाथ हिलाते हुए कहा, हाँ, कौन कहेगा कि मैं मोटी हूँ, मैंने उनके चावल नहीं खाए। अनन्या शर्मा ने रूममेट्स को देखा जो जीवित खजाने की तरह थे, हंसा। रूममेट्स को विदा करने के बाद अनन्या शर्मा और अर्जुन सक्सेना ने उनके भेजे हुए स्मृति चिन्हों को छांटा। इस बार वे तीनों बड़े और छोटे बैग लेकर आए थे। उनके और अर्जुन सक्सेना के खाने के लिए उनके गृहनगर के स्थानीय उत्पाद हैं, साथ ही बच्चों के लिए खिलौने भी हैं। बालकनी पर एक पहाड़ी थी। अनन्या शर्मा और अर्जुन सक्सेना 1 घंटे तक सफाई करते हैं और हर चीज़ को श्रेणियों में बांटते हैं। स्टोरेज बास्केट में रखे तरह तरह के खिलौनों को देखकर अनन्या शर्मा मुस्कुराते हुए बोली, पतिदेव, मुझे नहीं लगता कि अब बच्चों के लिए खिलौने खरीदने की ज़रूरत है। यहाँ ढेर सारे खिलौने हैं। अर्जुन सक्सेना मुस्कुराते हुए बोला, मेरे रूममेट्स भी आरव और उनसे मिलने आएंगे। उस समय ढेर सारे खिलौने होंगे, इसलिए तुम्हें नए खिलौने खरीदने की ज़रूरत नहीं है। कल मैं सबसे पहले उन सभी को कीटाणुरहित करूँगा। हाँ पतिदेव, अब आरव करवटें बदलने में बहुत माहिर हो गया है और खींचने और बैठने में भी माहिर है, और केशिन भी करवटें बदलेगा। आधे महीने बाद वे 5 महीने के हो जाएंगे और फिर वे एक दूसरे से संपर्क करना शुरू कर देंगे। चढ़ना, क्या हम कमरे के सारे फर्श रेंगने वाले मैट से ढक दें? इससे उन्हें रेंगने में आसानी होगी, क्योंकि अब लिविंग रूम का फर्श टाइल का है, केवल बेडरूम का फर्श लकड़ी का है। अतीत में बच्चे रेंगने वाली चटाई पर लेटे रहते थे और गतिविधियों की सीमा बड़ी नहीं थी, इसलिए उन्होंने रेंगने वाली चटाई को उस स्थान पर रखा जहां कॉफ़ी टेबल मूल रूप से रहने वाले कमरे में रखी गई थी। हालांकि कुछ समय बाद बच्चे 5 महीने के हो जाएंगे और रेंगना सीखने लगेंगे। रेंगने के बाद वे पूरे घर में रेंगेंगे और गतिविधि की जगह बढ़ जाएगी। अर्जुन सक्सेना ने कहा, ठीक है, मैं कल डिजाइनर को बता दूंगा, उसे हमारे लिए डिज़ाइन करने दूंगा और फिर हम भौतिक स्टोर पर जाकर सामग्री देखेंगे और खरीद लेंगे। क्रॉलिंग मैट की सामग्री भी बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ क्रॉलिंग मैट में अत्यधिक मात्रा में फॉर्मामाइड होता है और फॉर्मामाइड प्रजनन के लिए विषाक्त होता है और शिशु को होने वाला नुकसान अपरिवर्तनीय होता है। क्योंकि बच्चा लंबे समय तक क्रॉलिंग मैट पर रहता है, न केवल वह क्रॉलिंग मैट के निकट संपर्क में रहेगा, बल्कि क्रॉलिंग मैट को काट भी सकता है, इसलिए सुरक्षित क्रॉलिंग मैट खरीदना सुनिश्चित करें। पहले उन्होंने लिविंग रूम के लिए जो क्रॉलिंग मैट खरीदी थी वह अपेक्षाकृत छोटी थी, लेकिन अब उन्हें लिविंग रूम की बालकनी और गलियारे को कवर करने की ज़रूरत है। बाथरूम को छोड़कर जहां टाइलें हैं और एक बड़ी क्रॉलिंग मैट चुननी होगी, तो फिर से चुनना होगा। अनन्या शर्मा ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, चलो अलग अलग रंगों के क्रॉलिंग मैट नहीं खरीदते, इस तरह के एक जैसे रंग के ही खरीदते हैं। समय आने पर ये रंग बिरंगे खिलौनों से अटे नहीं रहेंगे और बच्चे का ध्यान भी नहीं भटकेगा। कर सकना। बच्चों की बात करते हुए दोनों के पास ढेरों बातें करने के लिए विषय थे। घर की सफाई, बर्तन डिशवॉशर में डालने और अर्जुन सक्सेना द्वारा ज़मीन पोंछने के बाद अर्जुन सक्सेना ने कहा, पत्नी, कल देखना, जब क्लास न हो तो तुम महिला एवं बाल चिकित्सालय में अपॉइंटमेंट ले लो, मैं तुम्हें पेल्विक फ्लो मसल टेस्ट के लिए ले जाऊंगा। आपने बच्चे को जन्म देने के बाद ये परीक्षण नहीं कराया। आज सब्जी मंडी में सब्जी खरीदते समय उसने सब्जी बेचने वाली चाची को बातें करते सुना कि जब वह हंसता है, खांसता है या उछलता है तो उसे आसानी से पेशाब आ जाता है। फिर उन्होंने बताया कि जब बच्चा पैदा हुआ था तो पेल्विक फ्लो की मांसपेशियां बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थीं और मुझे उस समय इसका एहसास नहीं हुआ। जब मैं बड़ी हुई तो मुझे पता चला कि 50 या 60 की उम्र में जब मैं हंसती, खांसती और उछलती थी तो पेशाब लीक हो जाता था। उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात का अफसोस है कि उस समय उन्हें यह नहीं पता था कि वे अभी भी पेल्विक फ्लो की मांसपेशियों की मरम्मत आदि कर सकते हैं। मुझे अब बहुत सी चीज़ें सहन करनी पड़ती हैं। मैं हंस नहीं सकता, मैं खांस नहीं सकता, मैं नाच नहीं सकता। ये सुनकर उसने तुरंत इसे अपने दिल पर ले लिया। क्योंकि उन्होंने इसके बारे में सोचा था, इसलिए अनन्या शर्मा ने बच्चे को जन्म देने के बाद पेल्विक फ्लो मांसपेशी परीक्षण नहीं कराया। पेल्विक फ्लो की मांसपेशियों की मरम्मत नहीं होती।
उन्होंने ऑनलाइन जानकारी की जांच की और पाया कि पेल्विक फ्लोर मांसपेशियों की मरम्मत के लिए सबसे अच्छा प्रसवोत्तर अवधि प्रसव के 42 दिन से 8 महीने के बीच है। अब अनन्या शर्मा बच्चे को जन्म देने के 4.5 महीने बाद सबसे अच्छे रिकवरी पीरियड में हैं। सबसे पहले पेल्विक फ्लोर की मांसपेशियों को हुए नुकसान की जांच के लिए अस्पताल जाएं और फिर प्रसवोत्तर पुनर्वास चिकित्सकों द्वारा पेल्विक फ्लोर की मांसपेशियों की मरम्मत के लिए अस्पताल के विशेष विभाग में जाएं। बाहर या एकांतवास केंद्र में की जाने वाली अधिकांश मरम्मत अनियमित होती है तथा इसके लिए शीर्ष 3 अस्पतालों में जाना सबसे औपचारिक होता है। अनन्या शर्मा ने कहा, पेल्विक फ्लोर मसल टेस्ट। अर्जुन सक्सेना ने अनन्या शर्मा को पेल्विक फ्लोर की मांसपेशियों की स्थिति के बारे में बताया। उन्होंने जोर देकर कहा कि अगर इसे ठीक नहीं किया गया तो 50 या 60 की उम्र में उन्हें पेशाब लीक होने लगेगा। अनन्या शर्मा इतनी डरी हुई थी कि उन्होंने कहा, कल सुबह मेरी कोई क्लास नहीं है, इसलिए मैं कल के लिए अपॉइंटमेंट ले लूंगी। सुबह प्रसूति विभाग में ये जांच करवा लेना। वह नहीं चाहती थी कि जब वह बड़ी हो जाए, हंसते खांसते या कूदते समय उसका मूत्र रिसाव हो। मैंने अपनी माँ को फ़ोन करके पूछा कि क्या उन्होंने मुझे जन्म देने के बाद यह मरम्मत करवाई थी। क्या मेरी माँ 40 की उम्र में भी यह मरम्मत कर सकती हैं? अनन्या शर्मा ने फ़ोन उठाया और अर्जुन सक्सेना से पूछा। अर्जुन सक्सेना ने कहा कि हालांकि इष्टतम मरम्मत समय की एक सीमा होती है, लेकिन उपचार समय की कोई सीमा नहीं होती, लेकिन प्रसव के 8 महीने बाद मरम्मत का समय बढ़ जाता है। 40 की उम्र के लोग भी मरम्मत कर सकते हैं और उनकी मरम्मत अच्छी तरह से की जा सकती है। अनन्या शर्मा ने सिर हिलाया और अनीता सक्सेना को बुलाया। पूछने पर पता चला कि अनीता सक्सेना ने ऐसा नहीं किया था। क्योंकि अनीता सक्सेना केवल 44 वर्ष की हैं, इसलिए अभी तक उनका मूत्र रिसाव नहीं हुआ है। लेकिन 50 और 60 की उम्र तक पहुंचते पहुंचते पेल्विक फ्लोर मांसपेशियों की मरम्मत के बिना 10 में से 9 महिलाओं में मूत्र रिसाव होने लगता है। मूत्र रिसाव मूत्र असंयम है। इसके अलावा जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, मूत्र असंयम की समस्या अधिक स्पष्ट होती जाती है और स्थिति के बिगड़ने का परिणाम ये होता है कि चलते समय भी मूत्र लीक होने लगता है। अनीता सक्सेना हैरान थी, क्योंकि उन्होंने अपनी उम्र की किसी भी महिला को पेशाब लीक होने के बारे में बात करते नहीं सुना था। आमतौर पर बड़ी उम्र की महिलाएं इन बातों पर बात नहीं करतीं। आखिरकार यह एक बुरी बात है, क्योंकि पेशाब करने से आपको मूत्र की गंध आएगी। यदि आप तुरंत अपने कपड़े नहीं बदलते हैं तो आपके शरीर से अप्रिय गंध आती रहेगी, जो आपके सामाजिक मेलजोल को प्रभावित करेगी। इसलिए कई महिलाओं को मूत्र रिसाव की समस्या होती है, लेकिन वे इसे बताती नहीं हैं और उन्हें ये भी पता नहीं होता कि मूत्र रिसाव को वास्तव में ठीक किया जा सकता है। समस्या का मूल कारण जानने के लिए, मूल समस्या पेल्विक फ्लोर की मांसपेशियों में है। चाहे गर्भावस्था या प्रसव के दौरान पेट के दबाव के कारण मूत्र रिसाव हो या उच्च दबाव के कारण, इसका इलाज संभव है। अनीता सक्सेना ने पूछा, हनहान, आप सीजेरियन से पैदा हुए बच्चे हैं, क्या पेल्विक फ्लोर की मांसपेशियों को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए? उनका मानना था कि प्रसव के दौरान पेट पर दबाव पड़ने से पेल्विक फ्लोर की मांसपेशियों को नुकसान पहुंचेगा। अनन्या शर्मा ने अर्जुन सक्सेना की ओर देखा, क्योंकि वह इस बारे में कुछ नहीं जानती थी। उसने सिर्फ अर्जुन सक्सेना को इसके बारे में बात करते सुना था। अर्जुन सक्सेना ने कहा कि चाहे प्राकृतिक प्रसव हो या सिजेरियन, पेल्विक फ्लोर की मांसपेशियां क्षतिग्रस्त होंगी, क्योंकि इसका प्रसव के तरीके से कोई संबंध नहीं है। गर्भावस्था के दौरान प्रोजेस्टेरोन रिलैक्सिन नामक हार्मोन स्रावित करता है, जिससे पेल्विक फ्लोर की मांसपेशियां शिथिल हो जाती हैं। जैसे जैसे गर्भाशय बड़ा और भारी होता जाता है, ये लंबे समय तक पेल्विक फ्लोर की मांसपेशियों पर दबाव डालता है, जिससे पेल्विक फ्लोर की मांसपेशियां अधिक शिथिल हो जाती हैं। अनीता सक्सेना की बात सुनकर उन्होंने कहा, हाँ, जल्दी से पेल्विक फ्लोर मसल टेस्ट करवा लो, फिर रिपेयर कर लेना। अगर तुम्हारी माँ मेरी हैं, तो मैं पहले अपनी प्रसूति विशेषज्ञ से पूछ लूंगी, क्योंकि तुम्हारे पिता और मैं स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। शरीर, मैं दूसरे बच्चे की तैयारी कर रही हूँ। दूसरा बच्चा जल्दी पैदा होना चाहिए, वरना दूसरे बच्चे के जन्म के बाद मैं साथ मिलकर पेल्विक फ्लोर मसल रिपेयर कर लूंगी। अनन्या शर्मा ने सिर हिलाया। उसकी माँ को पेल्विक फ्लोर की मांसपेशियों का महत्व पहले से ही पता था। जहाँ तक अभी इसकी मरम्मत की बात है, तो उसे अपने दूसरे बच्चे के ठीक होने का इंतज़ार करना चाहिए और अपनी माँ के किसी पेशेवर डॉक्टर से सलाह लेने का इंतज़ार करना चाहिए। पेल्विक फ्लोर मांसपेशियों के बारे में बात करने के बाद अनीता सक्सेना ने अनन्या शर्मा से पंजीकरण की स्थिति और इस सेमेस्टर के पाठ्यक्रम की स्थिति के बारे में पूछा।
इस सेमेस्टर अनन्या शर्मा के पाठ्यक्रम स्पष्ट रूप से प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष की तुलना में बहुत कम हैं, केवल व्यावसायिक पाठ्यक्रम हैं। दूसरी बड़ी समस्या के लिए, क्योंकि वह पिछले वर्ष गर्भवती थी और इस वर्ष उसने बच्चे को जन्म दिया, इसलिए उसने पुनर्वास नहीं करवाया। अगर वह जूनियर है तो फिलहाल वह दूसरा मेजर नहीं लेगी, क्योंकि उसे अभी अपने बच्चे की देखभाल भी करनी है। घर पर 3 बच्चे हैं और करने को बहुत सारे काम हैं। अर्जुन सक्सेना पर पैसा कमाने की जिम्मेदारी है और उसे परिवार के पीछे अच्छा काम करना होगा ताकि अर्जुन सक्सेना निश्चिंत होकर पैसा कमा सके। जहां तक इस बात का सवाल है कि स्नातक के बाद काम पर जाना है या स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा देनी है, तो उन्होंने और अर्जुन सक्सेना ने इस पर चर्चा की और उन्होंने काम पर जाने और काम शुरू करने का निर्णय लिया। क्योंकि एनिमेशन में डिग्री प्राप्त करने वालों के लिए बहुत अधिक सैद्धांतिक ज्ञान सीखना बेकार है, फिर भी पेंटिंग शुरू करना, अभ्यास करना और अभ्यास से सीखना आवश्यक है। विशेष रूप से एनिमेशन केवल इस बात से संबंधित नहीं है कि आपके द्वारा बनाए गए पात्र अच्छे दिखते हैं या नहीं, बल्कि इस एनिमेशन के कथानक से भी संबंधित है। क्या कथानक दर्शकों को आकर्षित करता है? अन्यथा, भले ही एनिमेशन बहुत अच्छी तरह से किया गया हो, अगर कथानक को बढ़ाया जाता है तो कई पाठक नहीं होंगे और भले ही पूरा एनिमेशन समाप्त हो जाए, यह मूल पर वापस नहीं लौट पाएगा। अकेले पैसा कमाएं। अनीता सक्सेना ने अनन्या शर्मा की पसंद का सम्मान किया और अनन्या शर्मा से पूछा कि यदि वह स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा नहीं देता तो क्या वह विकास के लिए पेंगचेंग वापस जाना चाहेगा। पेंगचेंग अहमदाबाद से ज़्यादा दूर नहीं है, कार से केवल 2 घंटे की दूरी पर है। मुंबई अहमदाबाद से बहुत दूर है और वहां तक गाड़ी से जाने में 10 घंटे से अधिक समय लगता है। अनीता सक्सेना को अब भी उम्मीद है कि उनकी बेटी उनके साथ रहेगी ताकि वह आसानी से घूम फिर सकें। अनन्या शर्मा ने अनीता सक्सेना से कहा कि वे पेंगचेंग न जाएं, बल्कि मुंबई में ही घर डेवलप करें। उन्होंने घर देख लिया है, रियल एस्टेट कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है और अगले साल घर खरीद लेंगे। और हालांकि मुंबई का एनिमेशन अब पेंगचेंग जितना विकसित नहीं है, फिर भी कॉमिक प्रदर्शनी या तो अहमदाबाद में या पेंगचेंग में आयोजित की जाती है। हालांकि चाइना शिपिंग के पास एक अनूठा लाभ है जो अहमदाबाद और पेंगचेंग के पास नहीं है, वह ये कि चाइना शिपिंग के पास देश का सबसे बड़ा साहित्यिक आईपी उत्पादक है। एनिमेशन और साहित्य अविभाज्य हैं। एनिमेशन डिज़ाइन मूल डिज़ाइन भी हैं, लेकिन मूल डिज़ाइन के लिए एक विशाल टीम की आवश्यकता होती है। कभी कभी इसमें कई साल लगते हैं। एनिमेशन का उत्पादन, प्रसारण, लेकिन जनता के साथ लोकप्रिय नहीं, आग लगाना मुश्किल, पैसा कमाना मुश्किल। इसलिए अब कई एनिमेशन कंपनियों ने ऑनलाइन साहित्य और कॉमिक्स में लोकप्रिय आईपी बनने के लिए साहित्यिक आईपी, ऑनलाइन साहित्य या कॉमिक्स आदि को स्वीकार करना शुरू कर दिया है, जो ये सुनिश्चित कर सकता है कि कुछ पाठक हैं और यह भी सुनिश्चित करते हैं कि दर्शक व्यापक होंगे। अल्पसंख्यक के लिए नहीं, कार्यों की विफलता दर बहुत कम है। अनन्या शर्मा भी इसी दिशा में आगे बढ़ रही हैं। उन्होंने अर्जुन सक्सेना के साथ इस बात पर चर्चा की कि स्नातक होने के बाद वह एक एनिमेशन प्रोडक्शन कंपनी खोलने की योजना बना रही हैं और वह संपादकों, एनिमेशन प्रोडक्शन, स्टोरी टेलिंग और अपने प्रमुख विषय से संबंधित अन्य लोगों की भर्ती के लिए जिम्मेदार हैं। क्योंकि वह इस उद्योग में है, इसलिए वह ये भी जानती है कि इन लोगों को कहाँ भर्ती करना है और वह ये भी जानती है कि इन लोगों की प्रतिभा को कैसे पहचाना जाए। वह एनिमेशन के लिए एक टीम स्थापित कर सकती हैं और उन्हें साहित्यिक कृतियों और पटकथा लेखकों की आवश्यकता है। इस लेख में वह मूलतः एक महिला केंद्रित कार्टून बनाने जा रही थी ताकि यदि कार्टून लोकप्रिय हो जाए तो उसे टीवी श्रृंखला में रूपांतरित करके पैसा कमाया जा सके। क्योंकि टीवी शो के दर्शक ज़्यादातर महिलाएं हैं, अर्जुन सक्सेना ने उन्हें सुझाव दिया है कि वे काल्पनिक विषय वस्तु वाले पुरुष केंद्रित कार्टून बनाएं। कारण यह है कि अर्जुन सक्सेना को फैंटेसी देखना पसंद है, जैसे फैंटेसी दुनिया में अमरता की भव्य दुनिया, साथ ही व्यायाम और कौशल। उनका मानना है कि अगर इन सब को फिल्माया जाए तो दर्शक वर्ग बहुत व्यापक होगा। इसके अलावा वह इंटरनेट के बारे में भी थोड़ा बहुत जानता है और जानता है कि कई शीर्ष देवताओं ने फैंटेसी लेखन से अपनी शुरुआत की है। उन्होंने अनन्या शर्मा को कुछ उदाहरण दिए और टेंसेंट वीडियो के पास जाकर कुछ फैंटेसी एनिमेशन ब्लॉकबस्टर फिल्में मंगवाईं, जो अनन्या शर्मा के लिए पहले से ही बनाई जा चुकी थीं। साथ ही क्लिक, सदस्यता, बिक्री आदि जैसे डेटा अनन्या शर्मा के लिए देखने के लिए ये सब दिखाता है कि फैंटेसी कार्टून का बाजार बहुत अच्छा है। अनन्या शर्मा ने भी जुवान हुआन देखी है, इसलिए उन्हें भी इनके बारे में कुछ समझ है
और वे अर्जुन सक्सेना के साथ इसका विश्लेषण करती हैं और फिर अपने रूममेट से परामर्श करने के बाद उन्हें भी लगता है कि जुवान हुआन एनिमेशन वास्तव में अच्छा है। हालांकि वह इसके लेखक को नहीं जानती थी। अर्जुन सक्सेना ने कहा, यह बहुत आसान है। पापा सक्सेना के दोस्त राजेश कुमार एक इंटरनेट लेखक हैं। हालांकि वे कोई बड़े लेखक नहीं हैं, लेकिन उन्हें पता है कि कौन सी रचनाएं अच्छी बिकती हैं, कौन से फैंटेसी लेखक महान हैं और उनकी अच्छी प्रतिष्ठा है। अर्जुन सक्सेना ने कहा कि एक समय निकालो, अंकल झांग को भोजन के लिए बाहर आने को कहो और साथ में बातें करते हैं। अनन्या शर्मा ने कहा, कोई बात नहीं। अगले दिन अर्जुन सक्सेना अनन्या शर्मा के साथ पेल्विक फ्लोर की मांसपेशियों के मूल्यांकन के लिए अस्पताल गए। यह पाया गया कि पेल्विक फ्लोर की मांसपेशियां काफ़ी हद तक क्षतिग्रस्त हो गई थीं, क्योंकि अनन्या शर्मा 3 शिशुओं को ले जा रही थी और 3 शिशुओं के कारण एक बड़ा पेट था, जो पेल्विक फ्लोर की मांसपेशियों को आराम देने के लिए अधिक रिलैक्सिन का स्राव करेगा, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि 3 छोटे लोग थे मां के पेट में जीवित रहने के लिए जगह है। मूल्यांकन के बाद डॉक्टर ने 30 दिन का उपचार निर्धारित किया। कुल 4 सप्ताह में 2 दिन अस्पताल में विशेष प्रसवोत्तर पुनर्वास चिकित्सक द्वारा उपकरणों या निर्देशित गतिविधियों के साथ उपचार दिया जाएगा। फिर 5वें दिन से शुरू करके आपको घर पर भी डंबल प्रशिक्षण करना चाहिए, हर बार कम से कम 15-20 मिनट, और साथ ही जीवन परिदृश्यों के सिमुलेशन प्रशिक्षण में सहयोग करना चाहिए। स्क्वाटिंग, सीढ़ियों से ऊपर और नीचे जाना, भारी वस्तुओं को उठाना, रस्सी कूदना आदि, और उपचार के दौरान जारी रहना चाहिए। अंत में मुझे घर पर प्रशिक्षण देना होगा। अनन्या शर्मा की ढीली पेल्विक फ्लोर मांसपेशियों को 3 महीने के भीतर पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। यदि आप इसे अस्पताल में करते हैं तो इसे आधे घंटे तक करें। संयोग से आज सुबह अनन्या शर्मा की कोई क्लास नहीं थी। अपॉइंटमेंट का समय बहुत जल्दी था। मूल्यांकन और योजना के बाद अभी सुबह के 10 ही बजे थे, इसलिए मैं आज अस्पताल में पुनर्वास प्रशिक्षण ले सकी। क्योंकि यह पहली बार था जब मैं ऐसा करने के लिए अस्पताल आई थी। पुनर्वास प्रशिक्षण के बाद चिकित्सक ने अनन्या शर्मा को घर पर अभ्यास करने के लिए उपकरण भी प्रदान किए और उसे बताया कि सही तरीके से व्यायाम कैसे किया जाए। अस्पताल से बाहर आने के बाद अर्जुन सक्सेना ने अनन्या शर्मा से पूछा कि इस बार पुनर्वास प्रशिक्षण करने में कैसा लगा, तो अनन्या शर्मा गईं और उन्होंने बात बदल दी। आखिरकार पेल्विक फ्लोर मांसपेशी प्रशिक्षण वास्तव में महिलाओं के लिए प्रशिक्षण करने का एक बहुत ही निजी स्थान है। कहना अच्छा नहीं है। उसने विषय बदला और अर्जुन सक्सेना से पूछा कि क्या उसे अनीता सक्सेना के लिए खरीदा गया डिशवॉशर मिल गया है। उसके फ़ोन से पता चला कि उसने उसके लिए साइन कर दिया है। अर्जुन सक्सेना ने अपनी पत्नी का चेहरा शर्म से लाल होते देखा। ये जानते हुए कि उसकी पत्नी शर्मीली है, उसने कुछ नहीं पूछा। वह रात को घर आकर पूछने वाला था, ये देखने के लिए कि उसे मदद की ज़रूरत तो नहीं है। आखिरकार दोनों पति पत्नी हैं और उन्होंने एक दूसरे को कई बार खुलकर देखा है, इसलिए शर्माए नहीं। स्वास्थ्य सर्वप्रथम है, मैं मम्मी से पूछ लूँगा। अर्जुन सक्सेना ने मुस्कुराते हुए अपनी पैंट की जेब से मोबाइल निकाला और अनीता सक्सेना को फ़ोन किया। माँ, अरे अर्जुन, डिशवॉशर मिल गया है। मास्टर उसे लगा रहा है। लगभग लग गया है और डिबगिंग हो रही है। माँ ने मुस्कुराते हुए कहा। ये ठीक है माँ, बाद में जब मास्टर इस पर काम कर रहा हो तो एक वीडियो रिकॉर्ड करना याद रखें, ताकि यह न भूलें कि बर्तन कैसे रखें, डिशवॉशिंग नमक, डिशवॉशिंग चॉपस्टिक्स, डिशवॉशिंग एजेंट आदि कैसे डालें और फिल्टर नेट कैसे निकालें, डिशवॉशर कैसे साफ करें आदि। अर्जुन सक्सेना ने आग्रह किया। क्योंकि बुजुर्गों की याददाश्त बहुत अच्छी नहीं होती है, कभी कभी जब गुरु उन्हें बताता है तो वे इसे अच्छी तरह से याद करते हैं, लेकिन अगर वे इसे कुछ समय के बाद फिर से उपयोग करते हैं तो वे भूल जाएंगे कि इसका उपयोग कैसे करना है। इसलिए वीडियो रिकॉर्ड करना सबसे अच्छा है। अगर आप भूल भी जाएं तो भी आप वीडियो देख सकते हैं। हाँ, मैं ये बात भूल गया था। मैं बाद में वीडियो रिकॉर्ड करूँगा। शुक्र है, तुमने मुझे याद दिला दिया। वैसे माँ, आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ, इस डिशवॉशर की कीमत कितनी है? उन्हें अच्छी तरह याद है कि उस दिन जब वह अर्जुन सक्सेना के घर पर थी तो उन्होंने अर्जुन सक्सेना से पूछा था कि डिशवॉशर की कीमत कितनी है, तो अर्जुन सक्सेना ने कहा था कि 4000 रुपये है। लेकिन जब आज मास्टर उसके लिए डिशवॉशर लगाने आया तो उसने कहा कि डिशवॉशर एक रोल्स रॉयस है और इसकी कीमत 20,000 रुपये से अधिक, यानी 30,000 रुपये के करीब है। वह इतनी डरी हुई थी कि उसने लगभग कह ही दिया कि ये 2000 या 3000 नहीं है।
जब अर्जुन सक्सेना का फोन आया तो उसने बस पूछ ही लिया, माँ, आपके डिशवॉशर की कीमत 28,800 रुपये है। क्योंकि सबको पता है कि टाओबाओ अब पुराना हो चुका है और मालिक पहले ही दरवाजे पर आ चुका है, इसलिए कम कीमत का लालच देकर माँ को बेवकूफ़ बनाना आसान नहीं है, इसलिए उसने सच बता दिया। माँ, वह उछल पड़ी, मैं तो ये भी नहीं जानता कि क्या कहूँ। ये स्पष्ट है कि मेरा बेटा घर पर जो डिशवॉशर इस्तेमाल करता है वह केवल 4,000 रुपये का है, और मैंने उसके लिए जो डिशवॉशर खरीदा है वह वास्तव में लगभग 30,000 रुपये का है। उसका बेटा इतना पुत्रवत है कि वह चाहकर भी उसे डांटना नहीं जानती। बहुत महंगा है, शावक। बहुत दिन हो गए अर्जुन सक्सेना को शावक कहे हुए। इस बार मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहूँ, तो मैंने बस शावक कह दिया। माँ, महंगा तो महंगा ही होता है, पर महंगा होने का फ़ायदा भी महंगा ही होता है। मिले के डिशवॉशर में ऑटोमेटिक डोर ड्राइंग फंक्शन है, यानी घर पर बर्तन धोने के लिए डिशवॉशर दबाते हैं और अचानक आंटी आपको अपने घर बुला लेती हैं। कुछ दिन ताश खेलते हैं, वापस आते हैं तो अचानक याद आता है कि डिशवॉशर से बर्तन निकालना भूल गए थे, और फिर डिशवॉशर खोलने जाते हैं तो पाते हैं कि बर्तन अभी भी साफ हैं, उनमें बदबू या फफूंद नहीं लगेगी। अर्जुन सक्सेना मुस्कुराए, कहा, यदि पैसे की कमी न होती या उसे डिशवॉशर की समझ न होती तो वह सीधे ही माइले डिशवॉशर की व्यवस्था कर लेता। आखिरकार उसके पास अच्छी चीजें खरीदने की स्थितियां हैं और निश्चित रूप से वह अच्छी चीजें खरीदना चाहता है। गुणवत्ता की गारंटी है, इसका उपयोग 2 साल तक नहीं किया जाएगा, कटोरा और टोकरी जंग खाएगी और फिर इसे बदलने की आवश्यकता होगी, और फिर ये 2 साल बाद जंग खाएगी और फिर इसे बदलने की आवश्यकता होगी। यह न केवल कष्टप्रद है, बल्कि कटोरे और टोकरियां खरीदने में भी पैसा खर्च होता है। या फिर बर्तन धोने के बाद वे सूखते नहीं हैं और उन पर पानी की बूंदें आदि जम जाती हैं। अर्जुन की मां ने अर्जुन सक्सेना से शिकायत की कि डिशवॉशर 10 मिनट के लिए महंगा है और कहा कि उसे वापस कर दिया जाएगा। अर्जुन सक्सेना ने कहा कि वह पहले से ही लगा हुआ है और उसे वापस करने का कोई रास्ता नहीं है, इसलिए अर्जुन की मां उसका इस्तेमाल कर सकती हैं। तब अर्जुन सक्सेना ने कहा कि वह आज अनन्या शर्मा को पेल्विक फ्लोर की मांसपेशियों की जांच के लिए अस्पताल लाए थे और वह अब वापस जाने वाले थे। फिर अर्जुन सक्सेना ने अनीता सक्सेना से ये भी पूछा कि क्या उन्होंने पेल्विक फ्लो मसल रिपेयर का काम करवाया है। पेल्विक फ्लो की मांसपेशियों की मरम्मत। मां को ये बिल्कुल समझ नहीं आया। जैसे ही अर्जुन सक्सेना ने अनीता सक्सेना की बात सुनी, उन्हें पता चल गया कि उनकी मां ने पहले यह मरम्मत नहीं कराई है, इसलिए उन्होंने अनीता सक्सेना को भोपाल के शीर्ष 3 अस्पताल में जाकर यह मरम्मत कराने को कहा। लखनऊ से भोपाल जाना बहुत सुविधाजनक है और इसके लिए 2 घंटे तक हाई स्पीड ट्रेन लेना भी जरूरी नहीं है। इसके अलावा जब वह आज अस्पताल गए तो उन्हें यह भी पता चला कि उन्हें सप्ताह में केवल 2 बार ही अस्पताल जाना पड़ता है और बाकी समय वह घर पर ही व्यायाम करते हैं। उफ, मैं अभी फ्री नहीं हूँ, बाद में इंतज़ार करना। माँ ने कहा, माँ, सच में आपको जल्दी से ये कर लेना चाहिए, वरना जब आप 50 या 60 की उम्र में होंगी तो पेशाब के रिसाव को ठीक करने में ज़्यादा समय लगेगा। अर्जुन सक्सेना ने गंभीरता से कहा। उसके लिए अपनी मां को ये बताना आसान नहीं है कि पेल्विक फ्लो की मांसपेशियों के शिथिल होने से न केवल मूत्र का रिसाव होगा, बल्कि शिथिलता, गर्भाशय का बहना, स्त्री रोग संबंधी सूजन, पति पत्नी के बीच मनमुटाव आदि भी हो सकता है। अनीता सक्सेना बोली, जरूर वापस आकर देखूंगी। अभी मैं बहुत व्यस्त हूँ, तुम्हारे पापा वापस आएंगे। ठीक है। अर्जुन सक्सेना इस मामले पर अपनी मां से बात करना चाहता है और फिर अपने पिता से कहेगा कि वे उसकी मां को जल्दी ठीक करने के लिए मना लें। उन शब्दों के कारण उसके पिता ने अधिक सुविधाजनक ढंग से कहा। अगले दिन अर्जुन सक्सेना स्कूल ने खबर दी कि राहुल मेहता ने आज शाम सभी को खाने पर आमंत्रित किया है। गर्मी की छुट्टियों के बाद अर्जुन सक्सेना को पता चला कि लड़के राहुल मेहता ने सफलतापूर्वक अपना वजन कम कर लिया है। पहले उसकी ऊंचाई 1.75 मीटर और वजन 160 जिन था, अब वह 130 जिन रह गया है। 30 जिन वजन कम करने के बाद राहुल मेहता पहले से कहीं ज्यादा खूबसूरत दिखने लगा था। बेशक इसकी तुलना उससे नहीं की जा सकती। हाँ, विक्रम पटेल ने सीधे तौर पर कहा कि वजन कम करना प्लास्टिक सर्जरी के बराबर है, जो धोखा नहीं है। और अमित खन्ना टोफू की दीवार से टकराना चाहता था, क्योंकि इस गर्मी की छुट्टी में अमित खन्ना का खाना इतना अच्छा था, उसने 20 पाउंड वजन बढ़ाया और एक गेंद बन गया।
फिर जब उन्होंने वजन कम करने के बाद राहुल मेहता को देखा तो अमित खन्ना को अंततः समझ में आया कि उन्होंने लड़कियों को आकर्षित करने के लिए अर्जुन सक्सेना द्वारा सिखाई गई 3 वाक्य विधि का उपयोग क्यों किया और उन्हें कोई गर्लफ्रेंड नहीं मिली। वह बहुत मोटा है। अमित खन्ना बियर पीते हुए जोर से चिल्लाया, मुझे वजन कम करना है। मैं भी हैंडसम लड़का बनना चाहता हूँ। विक्रम पटेल का शरीर इतना पतला है कि वजन बढ़ाना आसान नहीं है। उनका शरीर बहुत दुबला पतला है। वे कितना भी खा लें उनका मांस बढ़ता ही नहीं, जो बहुत परेशान करने वाला है। अमित खन्ना की बातें सुनकर वह बोला, तो फिर मुझे भी अपने कटोरे में रोस्ट चिकन लेग्स दे दो, मुझे वजन बढ़ाना है। नहीं, अमित खन्ना ने तुरंत अपने भुने हुए चिकन लेग्स की रक्षा की। क्या आपने नहीं कहा था कि आप अपना वजन कम करना चाहते हैं? मैं कल अपना वजन कम करूंगा। उफ! अर्जुन सक्सेना और राहुल मेहता अपनी हंसी रोक नहीं पाए। क्या आप निश्चित हैं कि आप इस तरह से अपना वजन कम कर सकते हैं? कम खाओ और यह चक्र आगे पीछे चलता रहेगा। इस रात स्कूल के बगल वाली बारबेक्यू स्ट्रीट खाने पीने, बातें करने और शेखी बघारने वाले छात्रों से भरी हुई थी। वहां बहुत चहल पहल थी। असल में राहुल मेहता आज रात अपनी गर्लफ्रेंड को बाहर ले जाना चाहता था, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड आने में बहुत शर्मीली थी। जब विक्रम पटेल ने राहुल मेहता से कुछ दिनों में अर्जुन सक्सेना के घर जाने को कहा तो उसे अपनी प्रेमिका को साथ लाना पड़ा और अपने भाइयों को भी इसमें मदद करने को कहा। मूर्ख मत बनो। बातचीत करते करते किसी ने अर्जुन सक्सेना का फ़ोन किया तो पता चला कि वह गार्डेनिया एन्क्लेव का सेल्स कंसल्टेंट था। सेल्स कंसल्टेंट यहाँ बारबेक्यू खा रहा था और जब उसने अर्जुन सक्सेना को देखा तो वह नमस्ते कहने के लिए उसके पास आया। अभिवादन करते समय सेल्स कंसल्टेंट ने अर्जुन सक्सेना को बताया कि उन्होंने जो मकान बुक कराया था कुछ दिन पहले उनके जाने के बाद किसी अन्य बॉस को वह मकान पसंद आ गया। उन्होंने ये भी बताया कि मालिक इसे देखने के लिए एक फेंग शुई विशेषज्ञ को यहाँ लेकर आए थे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि मकान पर हस्ताक्षर हो चुके हैं तो वे अंततः चले गए। बिक्री सलाहकार ने अर्जुन सक्सेना को फेंग शुई खजाना भूमि विला चुनने के लिए बधाई दी, जो निश्चित रूप से भविष्य में समृद्धि लाएगा। फिर अर्जुन सक्सेना के साथ एक ग्लास वाइन पीने के बाद वह अर्जुन सक्सेना और अन्य लोगों को बातचीत करने में बाधा डाले बिना वापस अपनी मेज पर चले गए। सेल्स कंसल्टेंट के जाने के बाद अर्जुन सक्सेना की मेज पर अचानक विस्फोट हो गया। भाई अर्जुन, तुमने तो विला खरीद लिया। धिक्कार है, अभी तो गर्मी की छुट्टियां हैं। भाई अर्जुन, तुमने तो मुंबई में विला खरीद लिया। धिक्कार है, कितनी बड़ी धिक्कार है। विक्रम पटेल ने अपना चेहरा छूते हुए कहा, मुझे अचानक लग रहा है कि मैं यहाँ बैठने लायक नहीं हूँ। जब मैं अपने माता पिता के पैसे खर्च कर रहा था तब भाई अर्जुन के पास पहले से ही एक स्कूल फ्लावर वाइफ और 3 बच्चे थे। उसने अपनी दुकान भी खोली और अपनी BMW भी खरीदी। अब मैंने अपना घर भी खरीद लिया है। यह अभी भी एक बड़ा विला है। मैं भाई अर्जुन के साथ एक ही सीट पर बैठने के योग्य कैसे हूँ? अमित खन्ना, जो फोन पर क्लिक कर रहे थे, अचानक चिल्ला उठे। उनका पूरा शरीर उत्साह से कांप उठा। हे भगवान! मुझे गार्डेनिया एन्क्लेव के घर की कीमत तो नहीं पता, लेकिन जब मैंने देखा तो हैरान रह गया। औसत कीमत 130,000 रुपये है। 1 वर्ग मीटर। राहुल मेहता ने बियर का एक घूंट लिया और उसे स्प्रे कर दिया। खुशकिस्मती से वह तेज था। उसने अपना सिर घुमाया और उसे बगल में जमीन पर स्प्रे कर दिया, वरना उसे मेज पर स्प्रे करना पड़ता। बियर छिड़कने के बाद उसे अपनी बात कहने का वक्त नहीं मिला। उसने पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? भाई अर्जुन ने जिस मोहल्ले में घर खरीदा है वहां उस घर की औसत कीमत 1,30,000 है। 1 वर्ग मीटर। हाँ। अमित खन्ना ने फोन राहुल मेहता और विक्रम पटेल को देखने के लिए दिया। तीनों दंग रह गए। क्यू शुशुआ ने अर्जुन सक्सेना की ओर खाली नजरों से देखा और एक साथ पूछा, भाई अर्जुन, आपने जो घर खरीदा है वह कितना बड़ा है? न्यूनतम क्षेत्रफल 80 वर्ग मीटर वाणिज्यिक आवास का है, जिसका अर्थ है कम से कम करोड़ों। हे भगवान, करोड़ों! अर्जुन सक्सेना ने कहा, यह उतना शक्तिशाली नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। मैंने इसे अभी तक नहीं खरीदा है। मैंने बस जमा राशि जमा कर दी है। मुझे अगले साल तक कमरे का टिकट नहीं मिलेगा जब तक कि मेरी पत्नी और मुझे विवाह प्रमाण पत्र नहीं मिल जाता। तीनों जल्दी से स्टूल हटाकर अर्जुन सक्सेना के पास बैठ गए और बोले, मैंने जमा राशि जमा कर दी है, इसलिए मैं इसे खरीदने जा रहा हूँ। और इतने महंगे घर के लिए? सुंदरी ने सिर्फ इतना कहा कि अन्य मालिकों को ये पसंद आया,
लेकिन क्योंकि आपने इसे पहले से ऑर्डर किया था, इसलिए दूसरा पक्ष इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। आपने बहुत सारा पैसा लगाया होगा, यानी आप सचमुच इसे खरीदना चाहते हैं। आपने जो विला खरीदा है उसका क्षेत्रफल कितने वर्ग मीटर है? क्या यह 150 वर्ग मीटर है? विक्रम पटेल ने कहा, ज्यादा तो होगा ही। तुमने उस खूबसूरत बहन को ये कहते नहीं सुना कि भाई अर्जुन ने एक सिंगल फैमिली विला खरीदा है। 200 वर्ग मीटर या उससे ज्यादा का तो होगा ही। आखिरकार यह मुंबई है, सान्या नहीं। अपने मोबाइल फोन पर जानकारी देखते हुए अमित खन्ना ने पढ़ा, सिंगल फैमिली विला गार्डेनिया एनक्लेव ने सिंगल फैमिली विला का 5वां चरण विकसित किया है। ये परियोजना अगले साल सितंबर में खुलेगी। उद्घाटन का समय अभी तय किया जाना है। इस चरण का क्षेत्रफल सबसे कम है, ये 352 वर्ग मीटर है। राहुल मेहता अचंभित रह गए और बोले, अरे वाह, 352 वर्ग मीटर, 45 मिलियन से भी ज्यादा। अर्जुन सक्सेना वास्तव में अपने रूममेट्स को यह नहीं बताना चाहते थे कि वह घर खरीदने जा रहे हैं, क्योंकि यह बहुत रोमांचक था और उन्हें रूममेट्स को ठेस पहुंचाने का डर था। आखिरकार तुलना करने की इच्छा तो हर किसी में होती है, लेकिन जब मैं यहाँ खाना खा रहा था तो मुझे एक बिक्री सलाहकार से मिलने की उम्मीद नहीं थी। बिक्री सलाहकार ने उन्हें बताया कि सुनील सक्सेना को भी उनके द्वारा ऑर्डर किया गया एकल परिवार वाला विला पसंद आया है। रूममेट्स जानते हैं कि अब नेटवर्क विभिन्न डेटा जानकारी, आवास की कीमतों और समुदाय की अचल संपत्ति की स्थिति को भी सिंक्रनाइज करता है और आप इसे ऑनलाइन जांच सकते हैं। अर्जुन सक्सेना ने उन्हें सच सच बताया कि उन्होंने 523 वर्ग मीटर का एकल परिवार विला ऑर्डर किया है। अमित खन्ना और वे तीनों अचंभित रह गए। 523 वर्ग मीटर, कम से कम 67.99 मिलियन। और विला की कीमत आमतौर पर फ्लैट की कीमत से ज्यादा होती है, क्या तब तक ये 70 मिलियन या 80 मिलियन नहीं हो जाएगी? आधे बिलियन से भी ज्यादा। तीनों हैरान रह गए। सभी ने अर्जुन सक्सेना से पूछा कि यह पैसा कहाँ से आएगा। आधे अरब से अधिक लोग या तो अरबपति परिवार में पले बड़े हैं या फिर आसमान को चुनौती देते हुए अमीर पीढ़ी बन गए हैं, अन्यथा इस जीवन में इतना पैसा मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। अर्जुन सक्सेना ने चिंतित भाव से कहा, मुझे भी अब पैसा कमाने के लिए सिरदर्द हो रहा है। मुझे एक उत्कीर्णन का ऑर्डर मिला है और मुझे 18 मिलियन रुपए मिल सकते हैं। फिर मैंने एक शैम्पू फैक्ट्री तैयार करनी शुरू कर दी। मुझे उम्मीद है कि मुझे कुछ पैसे वापस मिल जाएंगे। फिर इस साल मुझे पैसे कमाने के लिए आगे आना होगा। उस घर का फेंग शुई वास्तव में अच्छा था और पड़ोस में स्कूल डिस्ट्रिक्ट का कमरा था जो अनन्या शर्मा को पसंद आया, इसलिए उन्होंने इस घर को चुना। जब बात पैसे की हो तो अपना समय लें। उनका मानना है कि उनके पास जो कौशल है उसके आधार पर अगले वर्ष भुगतान की तारीख से पहले घर के लिए पैसा कमाना ठीक है। कभी कभी थोड़ी सी तत्परता भी अच्छी होती है ताकि आप स्वयं को आगे बढ़ने और संघर्ष करने के लिए प्रेरित कर सकें। अन्यथा आलसी जीवन जीना आसान है। तीनों रूममेट्स हैरान होने के बाद अर्जुन सक्सेना के बारे में भी चिंतित होने लगे। आखिरकार ये 50 करोड़ से ज्यादा था, लाखों नहीं, बस कुछ मिलियन। तीनों रूममेट्स ने कहा कि जब अर्जुन सक्सेना की शैम्पू फैक्ट्री खुलेगी तो वे अर्जुन सक्सेना को पैसा कमाने में मदद करने के लिए माइक्रो सेल्स प्रमोशन करेंगे और साथ ही वे भी पैसा कमाने के लिए अर्जुन सक्सेना का अनुसरण कर सकते हैं। आखिर अर्जुन सक्सेना इतना घमंडी हो गया है। थोड़ा बहुत पैसा कमाना तो मुमकिन है, बहुत सारा पैसा तो बनता ही है। वे सभी अपने महान माइक्रो बिजनेस लेआउट योजना के बारे में चिकन ब्लड की तरह बात कर रहे हैं। बातचीत के दौरान अर्जुन सक्सेना का मोबाइल बज उठा और वह सुनील सक्सेना का फोन था। मास्टर किन, आप सही कह रहे हैं। मैं सचमुच बहुत गुस्सा हो जाऊंगा। हे भगवान, यह आदमी ऐसा कैसे कर सकता है। मैं अपने बेटे को व्यक्तिगत रूप से यह बात बताऊंगी या फिर उसे फोन पर बताऊंगी कि वह मेरी बात पर विश्वास नहीं करेगा, बल्कि वह कहेगा कि मैंने जानबूझकर मंदारिन बत्तखों को पीटा है और मुझे सबूत के साथ व्यक्तिगत रूप से म्यांमार जाना होगा। मास्टर किन, आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद। जब मैं म्यांमार से वापस आऊंगा तो मैं अपने बेटे को आपके साथ लाऊंगा और आपके लिए एक बड़ा उपहार तैयार करूंगा। पिछली बार मैंने आपसे अपने बेटे से मिलने में मदद मांगी थी और मैंने कीमत के बारे में बात नहीं की थी। मुझे नहीं पता कि कितना देना है। मुझे अपना बैंक कार्ड भेज दीजिए, मैं आपको हिसाब बता दूंगा। मुझे उम्मीद है कि आप संतुष्ट होंगे। अर्जुन सक्सेना के फ़ोन रखने के बाद वह सुनील सक्सेना को अपने निजी बैंक खाते से पैसे भेजने वाले थे।
लेकिन अचानक उन्हें ख्याल आया कि यदि वे अपना व्यक्तिगत खाता सुनील सक्सेना को भेजेंगे तो उन्हें व्यक्तिगत आयकर देना होगा और फिर उन्हें वर्ष के अंत में कर रिटर्न दाखिल करना होगा तथा उसका सारांश प्रस्तुत करना होगा। बेशक ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो इस बात को नज़रअंदाज कर देते हैं कि वे टैक्स देते हैं। आखिरकार ये पैसा लोगों से उनके निजी खातों में जाता है और टैक्स ब्यूरो भले ही उसे ढूंढ न पाए, लेकिन अगर वह मिल भी गया तो उस पर मौत तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। हालांकि अर्जुन सक्सेना के पास अब पैसे की कमी है, लेकिन वह टैक्स चोरी नहीं करेंगे। इसलिए उन्होंने सांकिन झाई का आधिकारिक अकाउंट सुनील सक्सेना को भेज दिया। पिछले महीने अकाउंटेंट ने अपने सांकिन झाई के कर भुगतान को छोटे करदाता से बदलकर सामान्य करदाता कर दिया, लेकिन क्योंकि सांकिन झाई एक स्वनियोजित व्यवसाय के मालिक हैं, उन्हें केवल संबंधित करों का भुगतान करना होगा और फिर वह इसे अपने निजी बैंक कार्ड में स्थानांतरित कर सकते हैं। और यह कर व्यक्तिगत आयकर से बहुत कम है, केवल 5%। व्यक्तिगत आयकर का भुगतान चरणों में किया जाता है, जो सबसे कम 20% से शुरू होता है। इसलिए सांकिन झाई के सार्वजनिक खाते में पैसा डालने से उन्हें काफ़ी कर बचाने में मदद मिल सकती है, खासकर इसलिए क्योंकि मुंबई कम कराधान वाले क्षेत्र में आता है और जब वर्ष के अंत का सारांश पूरा हो जाएगा तो वित्त विभाग उन्हें इसमें अच्छी तरह से मदद करेगा। दीदी, अर्जुन सक्सेना के फ़ोन पर एक टेक्स्ट मैसेज आया। सार्वजनिक खाते से जुड़ा मोबाइल फ़ोन नंबर भी उसका मोबाइल फ़ोन नंबर है। खाते में 10 मिलियन। उसकी पुतलियां आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। उन्होंने सोचा था कि सुनील सक्सेना उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 मिलियन दे देंगे, या शायद सैकड़ों हजारों। आखिरकार उन्होंने वीडियो के माध्यम से तांगजियान एयर पर सिर्फ एक नज़र डाली, कुछ बातें कहीं और कुछ नहीं किया और पूरी प्रक्रिया 5 मिनट से अधिक नहीं चली। अभी 10 मिलियन बनाए। घास। जिस गति से फेंग शुई पैसा कमाती है वह नक्काशी कौशल के लिए पूरी तरह से क्रूर है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि हमेशा से ऐसी अफवाहें रही हैं कि वास्तव में शक्तिशाली शीर्ष फेंग शुई गुरु बड़ी कंपनियों के मालिकों से कम नहीं कमाते हैं। भाई अर्जुन, क्या बात है? घर पर कुछ है क्या? बहुत दिन हो गए बाहर आए हुए। भाभी जल्दी में हैं। बच्चों को आपकी याद आ रही है, तो आप जल्दी से वापस आ जाए, राहुल मेहता ने कहा। विक्रम पटेल और अमित खन्ना ने भी सिर हिलाया। उन्होंने अभी तक शादी नहीं की है, इसलिए बाहर जाकर ड्रिंक करना, खाना खाना और बाद में वापस आना ठीक है, लेकिन अर्जुन सक्सेना की अब पत्नी और बच्चे हैं और घर पर 3 बच्चे हैं जिन्हें दूध पिलाने की प्रतीक्षा है, इसलिए वह बहुत व्यस्त होंगे। अर्जुन सक्सेना ने कहा, यह आपकी भाभी का संदेश नहीं है। कहते हुए अर्जुन सक्सेना की नज़र मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहे समय पर पड़ी। रात के 9:30 बज चुके थे। उसने कहा, इस समय बहुत देर हो चुकी है, मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगा, मैं पहले वापस जाऊंगा। उसने सिर्फ 3 वाक्यों में 1 करोड़ कमा लिए। वह तुरंत वापस जाकर अनन्या शर्मा और बच्चों को ये खुशखबरी सुनाना चाहता था। ठीक है अर्जुन भाई, धीरे चलो। तीनों अर्जुन सक्सेना को विदा करने के लिए उठे। अर्जुन सक्सेना ने हाथ हिलाकर उन्हें खाना जारी रखने को कहा और उन्हें अकेला छोड़ दिया। जाने से पहले अर्जुन सक्सेना स्टॉल वाले के पास भुगतान करने गए। हालांकि राहुल मेहता ने कहा था कि वे आज रात मेहमानों को दावत देंगे, लेकिन ये खाना सस्ता नहीं था और उन्हें 500 रुपये ज़्यादा देने पड़े। हालांकि राहुल मेहता का मासिक भत्ता 2000 रुपये है, लेकिन अगर वह महीने की शुरुआत में 500 रुपये खर्च करते हैं तो उन्हें बाद में एक छोटी प्रेमिका का पालन पोषण करना होगा, जिससे जीवन कठिन हो जाएगा। अब उसके पास इन थोड़े से पैसों की कोई कमी नहीं है, इसलिए उसने जाने से पहले बिल चुका दिया। भाइयों को आसान समय बिताने दो। अर्जुन सक्सेना गाड़ी चलाकर घर चला गया। यहाँ से घर तक गाड़ी चलाने में आमतौर पर सिर्फ 10 मिनट लगते हैं। उसने सोचा नहीं था कि इसमें ज़्यादा समय लगेगा, लेकिन इस वक्त उसके दिल में एक हैरानी थी और अचानक उसे लगा कि 10 मिनट भी बहुत लंबा समय हो गया है। घर पहुंचकर अर्जुन सक्सेना ने दरवाज़ा खोला और आरव की ज़ोरदार खिलखिलाहट वाली हंसी सुनी। आरव उस समय रेंगने वाली चटाई पर लेटा हुआ था। अनन्या शर्मा ने एक छोटी सी स्टारफिश ली जिसे आरव आमतौर पर मछली पकड़ना पसंद करता है। मछली पकड़ते हुए आरव ने छोटी स्टारफिश को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। छोटी स्टारफिश को पकड़ने के बाद वह छोटा लड़का उत्साह से हंसने लगा। तभी मुझे कमरे के दरवाजे की आवाज़ सुनाई दी और 3 छोटे बच्चे जो रेंगने वाली चटाई पर लेटे हुए ठीक मोटर प्रशिक्षण कर रहे थे, सभी ने कमरे के दरवाजे की ओर देखा। अर्जुन सक्सेना को देखते ही तीनों बच्चों की आंखें चमक उठीं और वे मुंह से बड़बड़ाने लगे।
हाँ हाँ हाँ, तीनों नन्हे प्यारे बच्चों का गोल मटोल रूप देखकर अर्जुन सक्सेना का पूरा दिल पिघल गया और आज बाहर भाग दौड़ करने की थकान पल भर में गायब हो गई। दरवाजे की चाबी नीचे रखकर, दरवाजा बंद करके, चप्पल पहनकर उसने ताली बजाई और चेहरे पर प्यार भरी नजर रखते हुए तीनों बच्चों की ओर चल दिया। आरव, आन्या, रिया, पिताजी वापस आ गए हैं। आरव उत्साह से अर्जुन सक्सेना की ओर रेंगना चाहता था, लेकिन क्योंकि वह पूरी तरह से रेंग नहीं सकता था, उसका ऊपरी शरीर अभी भी रेंगने वाली चटाई से जुड़ा हुआ था, लेकिन वह अपने हाथों और पैरों का उपयोग करके खुद को एक छोटे केंचुए की तरह थोड़ा रेंगने में सक्षम था। हालांकि यहाँ ज्यादा चढ़ाई नहीं है, लेकिन आप 0.5 मीटर तक चढ़ सकते हैं। ये देखकर अर्जुन सक्सेना हंस पड़े। उन्होंने झुककर अपने मोटे बेटे को गोद में उठाया और बैठ गए। साथ ही उन्होंने आन्या और रिया की दोनों छोटी बेटियों की भावनाओं का भी ख्याल रखा और तीनों को आपस में बातें करने के लिए प्रेरित किया। आन्या, रिया, देखो तुम्हारा भाई तो पहले से ही चढ़ सकता है, तुम दोनों बहनों को कड़ी मेहनत करनी होगी। खासकर रिया, जब तुम्हारी माँ तुम्हें सिर ऊपर करके अभ्यास कराने ले जाती है तो तुम आलसी नहीं हो सकती। अरे रेंगना। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि बच्चे केवल 4.5 महीने के होते हैं, वे वयस्कों की बातें ठीक से नहीं समझ पाते, लेकिन वे ऐसे समय में भी होते हैं जब वे वयस्कों की बातों पर ध्यान दे सकते हैं। अगर वह अभी वापस आ जाता और केवल आरव पर ध्यान देता और केवल आरव से बात करता, तो आन्या और सांबव को लगता कि वे उन्हें अनदेखा कर देंगे और उन्हें नुकसान का एहसास होगा। तब आपको लगेगा कि आपके पिता अपने भाई से खुद से भी ज्यादा प्यार करते हैं। ये प्रेम की कमी और कम आत्मसम्मान में बदल गया। यह अच्छा नहीं है। परिवार में 3 बच्चे होने पर बातचीत करना और काम करना एक बच्चे से कहीं अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। यह एक दूसरे बच्चे वाले परिवार जैसा है। अगर बड़े लोग अपना सारा ध्यान परिवार में शामिल हुए नन्हे बच्चे पर लगा दें और आरव को नज़रअंदाज कर दें, तो आरव के अंदर एक गहरा दुख होगा और फिर आरव के मन में कई और भावनाएं भी पैदा होंगी। कुछ देर तक तीनों नन्हे बच्चों के साथ खेलने के बाद अर्जुन सक्सेना ने अनन्या शर्मा से कहा कि आज रात एक बड़ा सरप्राइज है। अनन्या शर्मा ने पूछा, क्या सरप्राइज है? अर्जुन सक्सेना ने अपना मोबाइल फोन निकाला, अनन्या शर्मा को दिया, उसे खुद देखने दिया और बेच दिया। क्या देख रहे हो? अनन्या शर्मा ने फोन लिया और फोन की तरफ देखते हुए कुछ शंका से पूछा। बैंक SMS। क्या आज कोई नहीं आया है? क्या ये सैन किंझाई की आज की आय है? 1 लाख? अरे नहीं, ये 0 थोड़ा ज्यादा है। 10 लाख? नहीं। अनन्या शर्मा को लगा कि उन्होंने जो कहा वह अभी भी गलत था और उन्होंने तुरंत दोनों हाथों से मोबाइल फोन पकड़ लिया। उनकी नज़र मोबाइल फोन की स्क्रीन पर टिक गई और उन्होंने उल्टी गिनती शुरू कर दी। 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, 100,000, 10,000, 10,000, 000। अनन्या शर्मा ने आश्चर्य से अर्जुन सक्सेना की ओर देखा और उत्साहित होकर पूछा, पतिदेव, 10 मिलियन? आज सान किंझाई इतना घबराया हुआ क्यों है? नहीं पति, अंकल लियांग के साथ आपने जो अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है उसके अनुसार उन्हें इस स्तर पर आपको भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। अर्जुन सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा, यह अंकल लियांग का भुगतान नहीं है, ये किसी अन्य अतिथि का भुगतान है। किसी ने तुम्हें नक्काशी का ऑर्डर देने को कहा था। इस समय तुम क्या कर रही हो? पतिदेव, तुम पैसे कमा रही हो। बहुत बढ़िया। ये नक्काशी नहीं है, आपके पति और मैंने ये ऑर्डर पूरा कर लिया है और पैसे भी आ गए हैं। अर्जुन सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा। अनन्या शर्मा बहुत उत्सुक थी, यह क्या है? पतिदेव, परवाह मत करो, सीधे सीधे बता दो। अनन्या शर्मा ने अर्जुन सक्सेना का हाथ पकड़ लिया और खुद को नखरे दिखाने से रोक नहीं पाए, क्योंकि वह वास्तव में जानना चाहती थी कि उसके पति ने 10 मिलियन कैसे कमाए। और सूची पूरी हो गई। आपको पता होना चाहिए कि पिछले 20 मिलियन उत्कीर्णन ऑर्डर अभी तक पूरे नहीं हुए हैं और इसमें समय लगेगा। और ये 10 मिलियन की लिस्ट अर्जुन सक्सेना ने आज एक दिन के लिए बाहर जाकर पूरी कर दी। पैसा इतनी जल्दी आ गया। अर्जुन सक्सेना मुस्कुराए और अनन्या शर्मा को चूम लिया, पर उन्होंने कुछ बेचा नहीं। उन्होंने बताया कि उन्होंने 3 शब्दों में 1 करोड़ कमा लिए। अनन्या शर्मा की भूख फिर से बढ़ गई। अर्जुन सक्सेना ने अनन्या शर्मा को परसों सुबह लियांग गुआंग के साथ डिनर पर जाने के बारे में बताया। अनन्या शर्मा की बात सुनकर वह आश्चर्यचकित हो गई। पतिदेव, क्या आप अभी भी भविष्य कथन पढ़ते हैं? इससे पहले घर चुनते समय अर्जुन सक्सेना ने कहा था कि वह फेंग शुई जानते हैं, लेकिन उन्होंने इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचा।
पुरुषों को फेंग शुई जैसी आध्यात्मिक चीजों का अध्ययन करना पसंद है। वास्तव में ऐसे बहुत से लोग हैं जो फेंग शुई में विश्वास करते हैं। दरअसल फेंग शुई एक पर्यावरण विज्ञान है। इसने दैनिक जीवन और घरेलू साज सज्जा में हजारों वर्षों के अनुभव को संचित किया है। ये स्वर्ग, लोगों और वस्तुओं के बीच सामंजस्य पर ध्यान केंद्रित करता है और प्रकृति के साथ संबंध पर भी ध्यान केंद्रित करता है। फेंग शुई एक सकारात्मक ऊर्जा है जो आपके रहने की जगह से उन चीज़ों को हटा देती है जिनका आप पर बुरा असर पड़ सकता है। रोज़मर्रा के घर में फेंग शुई पर ध्यान देना जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाने का एक तरीका भी है। उदाहरण के लिए, अक्सर कहा जाता है कि शयन कक्ष में बीम को दबाया नहीं जा सकता। ऐसा इसलिए है क्योंकि बीम प्रेस लोगों को उत्पीड़न और मनोवैज्ञानिक रूप से भारी भावना की भावना देगा, जो लोगों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए अनुकूल नहीं है। और दर्पण बिस्तर की ओर नहीं होना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि लोग कम रोशनी में आईने में देखते हैं और आधी रात को उठकर भ्रमित हो जाते हैं और अचानक धुंधली नज़र से देखते हैं और आईने में किसी को देख लेते हैं। चूंकि लोग जागे हुए नहीं होते, इसलिए बहुत अनिश्चितता होगी। अक्सर कहे जाने वाले भूत प्रेतों और देवताओं के साथ लोग तब भी चौंक जाएंगे जब वे सावधान नहीं रहेंगे। समय के साथ लोग और भी डरपोक होते जाएंगे। अनजाने में उन्हें हमेशा ऐसा लगेगा कि कोई उन्हें देख रहा है और उनका मनोबल भी गिरता जाएगा। और इसी तरह तो अर्जुन सक्सेना ने कहा कि वह फेंग शुई देखेंगे और अनन्या शर्मा ने इस पर विश्वास कर लिया। लेकिन अब अर्जुन सक्सेना फिर से भाग्य बता सकते हैं। भाग्य कथन और फेंग शुई दो प्रमुख श्रेणियां हैं। फेंग शुई दुनिया का एक अदृश्य विज्ञान है, जबकि भाग्य कथन, भविष्य कथन और चरित्र मापन एक प्रकार का ताओवाद है जो लोगों के बीच लोकप्रिय है। उनकी राय में सड़क किनारे खड़े ज्योतिषी सभी धोखेबाज हैं। ये सोचना संभव है कि वह जो गणना करता है वह सटीक है, लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि वे ग्राहकों की बातों, उनके कार्यों आदि के साथ साथ खेल के आधार पर इसका पता लगाते हैं। अंक ज्योतिष को सही अर्थों में समझने वाले ज्योतिषी दुर्लभ हैं। जहां तक इस बात का सवाल है कि ऐसा है या नहीं, वह नहीं जानती, क्योंकि उसने ऐसा कभी नहीं देखा। अब मेरे पति भविष्य बता सकते हैं। वह आश्चर्यचकित थी, और यह केवल वीडियो के माध्यम से था, बिना बातचीत किए दूसरे पक्ष की स्थिति के बारे में पूछना और दूसरे पक्ष को कोई गिनती दिए बिना, ताकि मैं दूसरे पक्ष की पिछली स्थिति देख सकूं। ये सचमुच आश्चर्यजनक है। अनन्या शर्मा ने अर्जुन सक्सेना से पूछा कि उन्होंने इसे कैसे देखा। अर्जुन सक्सेना ने कहा कि उन्होंने सुनील सक्सेना से पूछा कि तांग जियान र का जन्म कब हुआ था, लेकिन तांग जियान र का चेहरा देखने के बाद उन्होंने अनुमान लगाया कि तांग जियान र का जन्मदिन नकली था। फिर तांग जियान एर की अस्थि आयु देखें और पाएं कि इस वर्ष वह 32 वर्ष की है, और व्युत्क्रमानुपाती रूप से यह पता लगाएं कि वह किस वर्ष और महीने में पैदा हुई थी। और तांग जियान र के फिगर को देखते हुए तांग जियान र वास्तव में एक पुरुष है, महिला नहीं। अगर किसी पुरुष ने लिंग परिवर्तन सर्जरी करवाकर खुद को महिला बना लिया है, तो भी वह पुरुष नहीं कहलाएगा, सिवाय इसके कि उसके पास गर्भाशय नहीं है। ज्यादातर लोग यह नहीं बता सकते कि वह पुरुष है, लेकिन फिर भी उसके शरीर और हड्डियों से यह पता लगाया जा सकता है कि वह पुरुष है या नहीं। उदाहरण के लिए, कुछ दृष्टि वाली आंटियां किसी लड़की के चलने के तरीके से यह बता सकती हैं कि वह लड़की है या नहीं। ये निर्णय करने के बाद कि तांग जियान एर एक पुरुष है और अपनी उम्र के बारे में शी लिनमिंग से झूठ बोल रहा है, फिर गणना किए गए 8 पात्रों को मिलाकर हम उसकी शादी की गणना कर सकते हैं। एक ही समय में 4 शादियां होती हैं। चेहरे और चरित्र आदि से यह अनुमान लगाया गया है कि वह अनाथ है और 5 साल पहले उसने लिंग परिवर्तन सर्जरी कराई थी। अनन्या शर्मा ने इसे अद्भुत बताया। मेरे पति सचमुच कुछ भी कर सकते हैं। मूर्तिकला, खाना पकाना, बालों का झड़ना और अब फेंग शुई, भाग्य कथन। एक सच्चा खजाना, एक अच्छा पति। वह आए और उत्सुकता से पूछा, पति, तो फिर आप मेरे लिए गणित कर सकते हैं। यदि मैं भविष्य में कोई एनिमेशन कंपनी शुरू करूं, तो क्या वह आगे बढ़ती रहेगी? ये देखकर कि अर्जुन सक्सेना ने इतनी आसानी से पैसा कमाया, अनन्या शर्मा भी जीतने और हारने से प्रेरित हुई और अधिक पैसा कमाना चाहती थी। इसलिए मैं चाहता हूं कि अर्जुन सक्सेना उसके लिए उसके करियर की दिशा तय करें। अर्जुन सक्सेना ने अविश्वास से कहा, पत्नी, मैं अपने परिवार के भविष्य के बारे में नहीं सोचता। क्यों? क्योंकि जीवन एक ऐसी चीज है जो बदल सकती है। यह ऐसा है जैसे कि अगर मैं आपके लिए गणना करूं और यह पता लगाऊं कि आप भविष्य में एक एनिमेशन कंपनी खोलेंगे,
और यह आसानी से चलेगा, तो क्या आपके दिल में ये भावना है कि भविष्य में एनिमेशन कंपनी खोलकर आप निश्चित रूप से बहुत पैसा कमाएंगे? अनन्या शर्मा ने सिर हिलाया। उसके पति की भविष्यवाणी इतनी सटीक थी कि उसे उसकी बात पर विश्वास करना ही पड़ा। फिर क्या आप आलसी हो जाएंगे और हर दिन एक ढीला जीवन जिएंगे, और जब आप किसी चीज़ का सामना करेंगे तो आप उसका समाधान नहीं ढूंढ पाएंगे, ये सोचकर कि आप इसे निश्चित रूप से स्वयं हल कर सकते हैं? अनन्या शर्मा ने पलकें झपकाईं। ऐसा ही लग रहा है। आखिरकार ये तो हिसाब लगाया गया है कि मैं आराम से चल रही हूँ, फिर भी मैं रोज़ सुबह जल्दी क्यों उठती हूँ और कड़ी मेहनत क्यों करती हूँ? बिल्कुल सही, क्योंकि इस समय भाग्य कथन आपके भविष्य के बारे में है। अगर आपको अपना भविष्य नहीं पता, तो क्या आप मेहनत करेंगे? हाँ, अगर आप कड़ी मेहनत करेंगे तो आपका भविष्य का करियर सुचारू रूप से चलेगा, लेकिन अगर आप आलसी हैं तो आप औसत दर्जे के होंगे और कंपनी भी आपको नहीं कर पाएगी। पत्थर की लकीर। यही कारण है कि कुछ वास्तव में शक्तिशाली ज्योतिषियों ने ग्राहकों के लिए गणमान्य व्यक्तियों के जीवन की गणना की है, लेकिन दूसरे पक्ष का जीवन अंत में औसत दर्जे का है, क्योंकि ग्राहक जानते हैं कि वे भविष्य में कुलीन बनेंगे, और यदि वे कड़ी मेहनत नहीं करते हैं तो वे अंततः अपना जीवन बदल देंगे और औसत दर्जे के हो जाएंगे। भाग्य कथन ने उसे जीवन भर मार डाला है। यदि वह भाग्य कथन करने नहीं जाता है तो वह निश्चित रूप से भविष्य में एक गणमान्य व्यक्ति होगा। अनन्या शर्मा दंग रह गईं। अर्जुन सक्सेना ने उसके कंधे पर थपथपाते हुए कहा, तो भाग्य कथन में न पढ़ना ही बेहतर है। चाहे सामने वाला सही हो या गलत, हिसाब किताब सही हो या गलत, अच्छा नहीं है। बस शांति और सुरक्षा से जियो, अपना दिन खुद जियो, यही ठीक है। अर्जुन सक्सेना की बात सुनकर अनन्या शर्मा को लगा कि उन्होंने जो कहा वह बिल्कुल सही था। उसने जोर से सिर हिलाया। अच्छा, तो मैं गिनती में नहीं आती। अनन्या शर्मा से बातचीत के तुरंत बाद अर्जुन सक्सेना का मोबाइल बज उठा और यह कॉल लियांग गुआंगलाई का था। अर्जुन सक्सेना से कहिए कि उन्होंने जो गणना की वह सटीक थी। यह आश्चर्यजनक था। मास्टर किन, अगली बार जब आप मेरे घर मेहमान बनकर आएं, तो हमारे पुराने घर का फेंग शुई और उसकी कीमत देखने में हमारी मदद करें। मास्टर किन, आप कीमत पूछ सकते हैं। लियांग परिवार के पास पैसे हैं। लियांग गुआंग के अर्जुन सक्सेना को बुलाने से पहले ही उसने अर्जुन सक्सेना से संपर्क कर लिया था। उसके भाई बहन फोन पर थे। मैंने उन्हें विशेष रूप से बताया कि अर्जुन सक्सेना अपने मित्रों के बारे में भविष्यवाणी करने में 100% सटीक थे। जब वर्ष के अंत में उनके पिता का 70वां जन्मदिन आएगा तो वह अर्जुन सक्सेना को घर पर अतिथि के रूप में आमंत्रित करेंगे और फिर अर्जुन सक्सेना से पैतृक घर की फेंग शुई स्थिति दिखाने के लिए कहेंगे। देखें कि क्या आपको इसे पुनः व्यवस्थित करने की आवश्यकता है, जैसे कि फेंग शुई ब्यूरो आदि। लियांग के परिवार के भाई बहन सभी व्यवसाय में हैं और लियांग गुआंगलाई के भाई बहन भी अमीर हैं। लियांग गुआंगलाई की बात सुनकर अर्जुन सक्सेना आसमान में उड़ गए और बोले कि ठीक है, पुराने घर को फेंग शुई दिखाओ, पहले कीमत पूछो, फिर चारों भाई बहन बराबर बराबर बांट लेंगे। इस बार लियांग गुआंगलाई ने अपने पिता के जन्मदिन पर अच्छा समय बिताने का मन बना लिया था, इसलिए उसने अपने भाइयों और बहनों से उनकी इच्छित कीमत नहीं पूछी और सीधे अर्जुन सक्सेना को फोन करके अर्जुन सक्सेना से प्रस्ताव मांगा। अर्जुन सक्सेना ने कहा, लाओ लियांग, यदि आप कीमत पूछते हैं तो आपको कीमत तय करने से पहले अपने पुराने घर को मौके पर देखना होगा, क्योंकि मैंने लियांग गुआंगलाई के पुराने घर का वास्तविक दृश्य नहीं देखा है, इसलिए ये स्पष्ट नहीं है कि लियांग के परिवार की फेंग शुई समस्या क्या है। इसके अलावा जो लोग फेंग शुई को देखते हैं उनके साथ आमतौर पर एक फेंग शुई मास्टर होता है जो फेंग शुई ब्यूरो बनाने में मदद करता है, जो धन और सौभाग्य को आकर्षित करता है। इसलिए हम कीमत पर चर्चा करने के लिए लियांग परिवार तक इंतजार करेंगे। इसके अलावा ये भी पहली बार है जब उसे कोई ऑर्डर मिला है। पिछली बार सुनील सक्सेना के यहाँ भी उसने अपनी भविष्य बताने की कला की जांच करवानी चाहिए थी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वह सही होगी। सुनील सक्सेना भी बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने सीधे उन्हें 10 मिलियन का झटका दिया। तो लियांग गुआंग को अपने पुराने घर आकर देखना चाहिए कि फेंग शुई में कितना कुछ पूछा जाता है। उसे बाद में अपने पिता और पत्नी से इस बारे में बात करनी चाहिए। अर्जुन सक्सेना की बातें सुनकर लियांग गुआंगलाई ने मुस्कुराते हुए अपना माथा थपथपाया और कहा, हाँ हाँ, आपको मेरा पुराना घर देखना होगा, तभी आप कोई प्रस्ताव दे सकते हैं। ठीक है मास्टर किन, फिर मैं आपसे मिलने का समय तय करूंगा।
किसी समय आपको हमारे पुराने घर को फेंग शुई के अनुसार देखना होगा। लियांग गुआंगलाई से कुछ बातें करने के बाद अर्जुन सक्सेना ने फोन रख दिया। अनन्या शर्मा अर्जुन सक्सेना के बगल में बैठी थीं। अर्जुन सक्सेना और लियांग गुआंग की बातें सुनकर अर्जुन सक्सेना के फोन रखते ही वह तुरंत उत्साहित होकर बोली, पतिदेव, आपके पास एक और ऑर्डर है। लेकिन पतिदेव, क्या लियांग परिवार के पुराने घर का फेंग शुई देखना मुश्किल होगा? वे शायद आपसे अपने परिवार के लिए एक फेंग शुई ब्यूरो बनवाने के लिए कहेंगे। ये फेंग शुई ब्यूरो करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वह रियल एस्टेट उद्योग में है। इसलिए हर बार जब वह कोई रियल एस्टेट विकसित करती है तो उसके पिता एक फेंग शुई मास्टर से इसकी जांच करने और एक स्थिर फेंग शुई ब्यूरो बनाने के लिए कहते हैं। हालांकि उनके पिता जिन फेंग शुई गुरुओं को जानते थे वे सभी झूठे थे। उनके पिता भी जानते थे कि दूसरे पक्ष में कोई वास्तविक योग्यता नहीं है, लेकिन उन्होंने सिर्फ मन की शांति खरीदी। लेकिन वह नहीं चाहती थी कि अर्जुन सक्सेना लियांग परिवार के लिए फेंग शुई ब्यूरो स्थापित करे और अंत में लियांग परिवार द्वारा उसे झूठा कहा जाए। अर्जुन सक्सेना ने उसके कंधे पर थपथपाते हुए कहा, फेंग शुई ब्यूरो, मैं तुम्हारे पति को संभाल सकता हूँ। हालांकि मैं बहुत शक्तिशाली फेंग शुई ब्यूरो नहीं बना सकता, फिर भी मैं सामान्य फेंग शुई ब्यूरो को संभाल सकता हूँ। चिंता मत करो। अनन्या शर्मा ने सिर हिलाया और फिर अर्जुन सक्सेना से चर्चा की कि कितना प्रस्ताव दिया जाए। अर्जुन सक्सेना ने कहा कि अपने पिता से पूछो, उन्हें इस बारे में कुछ नहीं पता। अनन्या शर्मा ने हाँ कहा और अर्जुन सक्सेना से कहा कि वे पापा सक्सेना को फ़ोन करके पूछें। अर्जुन सक्सेना बुलाने चले गए और अनन्या शर्मा छोटे बच्चों को एक एक करके नहलाने ले गईं। अर्जुन सक्सेना ने पापा सक्सेना को फ़ोन किया और फेंग शुई ब्यूरो के बारे में बात की। पापा सक्सेना थोड़े हैरान हुए और बोले, बेटा, तुम फेंग शुई ब्यूरो कर सकते हो। इसके लिए एक बहुत शक्तिशाली फेंग शुई गुरु की आवश्यकता होती है जो फेंग शुई ब्यूरो बनाने में सक्षम हो, और बाकी सब जादुई छड़ियां हैं। अर्जुन सक्सेना ने हाँ कहा और उन्होंने पिताजी सक्सेना को 1 घंटे से अधिक समय तक देश में मौजूद सभी आकार की ड्रैगन नसों के बारे में बताया। पिताजी सक्सेना के लिए लोकप्रिय विज्ञान के साथ साथ फेंग शुई वास्तव में एक पर्यावरणीय अध्ययन है और इसका एक निश्चित वैज्ञानिक आधार है। हालांकि उन्होंने पिताजी सक्सेना के सामने ये भी स्वीकार किया कि उनके द्वारा बनाया गया फेंग शुई ब्यूरो उतना जादुई नहीं था जैसा कि कुछ कल्पनाओं में वर्णित है, जैसे कि उसमें रहना और तुरंत भाग्य बनाना आदि। लेकिन यह वास्तव में परिवार को आराम और सुख से रहने में मदद कर सकता है, बच्चों की दीर्घायु का आशीर्वाद दे सकता है और छोटी किस्मत बना सकता है। फेंग शुई न केवल एक पर्यावरण विज्ञान है, बल्कि कुछ तत्वमीमांसा भी है जिसे विज्ञान द्वारा समझाया नहीं जा सकता। उसके लिए पिताजी सक्सेना को आध्यात्मिक चीजों के बारे में बताना मुश्किल है। कहीं ऐसा न हो कि पिताजी सक्सेना कहें कि वह अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहा है। अर्जुन सक्सेना की बातें सुनकर पापा सक्सेना ने सिगरेट का कश लिया और गहरी आवाज में बोले, ये तो साल के अंत की बात है, इसलिए इस बारे में बाद में बात करेंगे। जहां तक फेंग शुई ब्यूरो की बात है, बेटा, तुम्हें अभी भी रूढ़िवादी रहना होगा और ज्यादा आक्रामक नहीं होना होगा, ताकि तुम झूठे न समझे जाओ और फिर किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढो जो तुम्हें काट दे। हालांकि कहा जाता है कि यह कानून से चलने वाला समाज है, फिर भी कुछ अपराधी हैं। किंग डैड ने कहा, उन्हें यह भी डर था कि कोई उनके बेटे पर झूठा आरोप लगाकर मुकदमा कर देगा और उन्हें जेल भेज देगा। आखिर हर मोड़ पर करोड़ों ऑर्डर हैं। ये सब अमीर लोग हैं और अमीर लोगों के कनेक्शन भी डरावने होते हैं। इसके अलावा अभी भी ऐसी स्थिति है, भले ही अर्जुन सक्सेना ने वास्तव में एक अच्छी फेंग शुई स्थिति बनाई हो, लेकिन दूसरा पक्ष अर्जुन सक्सेना को अपने परिवार को पैसे से धोखा देने के लिए काटता है। दरबार में फेंग शुई और तत्वमीमांसा को मान्यता नहीं दी जाती। इसके अलावा चून की एक ऑर्डर से करोड़ों की कमाई हो सकती है, इसलिए अन्य सहकर्मी निश्चित रूप से ईर्ष्या करेंगे और यह ईर्ष्या आसानी से परेशानी का कारण बनेगी। पिता सक्सेना ने अर्जुन सक्सेना को उत्कीर्णन उद्योग में कड़ी मेहनत करने और ज्यादा जटिल तरीके से न सीखने के लिए कहा। चूंकि अब वह उत्कीर्णन में बहुत कुशल है, इसलिए वह अंत तक इसी रास्ते पर चलेगा। क्योंकि पापा सक्सेना की राय में किसी व्यक्ति का किसी एक चीज में पारंगत होना ही बहुत बड़ी बात है। आखिरकार सीखने में समय लगता है और अनुभव भी खुद ही हासिल करना होता है। मानव का समय एक समान है, दिन में 24 घंटे। नक्काशी उद्योग के अलावा शिल्प कौशल वहाँ है और इसे धोखाधड़ी नहीं कहा जाएगा। अर्जुन के पिता की बातें सुनने के बाद अर्जुन सक्सेना को लगा कि यह बात वाकई उचित है।
वह अभी भी बहुत छोटा है और चीज़ों को बहुत सरलता से सोचता है, लेकिन समाज बहुत जटिल है, खासकर जब इसमें हित शामिल हो, तो ये बारूद के धुएं के बिना युद्ध है। पिताजी सक्सेना ने अर्जुन सक्सेना को ये भी बताया कि एक निश्चित क्षेत्र में पुराने दिनों में एक बड़ा खजाना हुआ करता था, जो उस क्षेत्र में भाग्य कथन और फेंग शुई का प्रभारी था, लेकिन वे सभी धोखेबाज थे जो धोखा दे रहे थे या मनोविज्ञान का उपयोग कर रहे थे। यदि अन्य फेंग शुई गुरु यहाँ आते हैं और उनका व्यवसाय लूटते हैं, तो उन्हें या तो पीटा जाएगा और भगा दिया जाएगा, या फिर उन्हें गुप्त रूप से काट दिया जाएगा। फेंग शुई में कट शब्द का अर्थ मार दिया गया होता है। दाबाओ भी एक अपशब्द है जिसका प्रयोग झूठ बोलने वालों के समूह के मुखिया के लिए किया जाता है, जो किसी क्षेत्र में भाग्य कथन और धोखाधड़ी करके जीविका चलाते हैं। अर्जुन सक्सेना ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, ठीक है पिताजी, मैं समझ गया। अब मैं अकेला नहीं हूँ, बल्कि मेरी पत्नी और बच्चे हैं। हालांकि फेंग शुई ज्योतिष से धन प्राप्ति शीघ्र होती है, लेकिन यह वास्तव में बहुत जोखिम भरा है। अभी यह व्यापार मत करो। इससे बेहतर है कि मूर्तिकला का काम किया जाए और शैम्पू फैक्ट्री चलाई जाए। फेंग शुई भविष्यवाणी केवल परिचितों के लिए है और उसे एक वकील ढूंढना होगा जो एक अनुबंध तैयार कर सके जिससे उसे धोखा न मिले और यह न कहा जाए कि यह एक धोखाधड़ी है। अगले कुछ दिनों में अर्जुन सक्सेना और अनन्या शर्मा स्कूल गए और शनिवार को अर्जुन सक्सेना ने राजेश कुमार को दोपहर के भोजन के लिए आमंत्रित किया। राजेश कुमार ने बताया कि वह बाहर खाना खाने नहीं जा सकते थे, इसलिए अर्जुन सक्सेना का परिवार उनके घर खाना खाने आया। हुआ यूं कि उनकी पत्नी अर्जुन सक्सेना की पत्नी और बच्चों से मिलना चाहती थीं। क्योंकि पिछली बार जब अर्जुन सक्सेना की सगाई शादी के भोज और बच्चों के जन्म के समय हुई थी, तब उनकी पत्नी रूपी गुइलान विदेश यात्रा पर थीं और कल रात ही घर पहुंची थीं। युआन गुइलान उस समय उनके बगल में बैठे थे और जब उन्होंने अर्जुन सक्सेना की कॉल सुनी तो उन्होंने अर्जुन सक्सेना के परिवार को रात के खाने पर आमंत्रित करने के लिए कहा। शनिवार को अर्जुन सक्सेना ने ड्राइवर मांगा। वह और अनन्या शर्मा तीनों बच्चों को पीछे की सीट पर बिठाकर राजेश कुमार के घर गए। कार में जब आरव ने पू खेलना शुरू किया तो यूटोंग और केशिन भी साथ में खेलने लगे। चूंकि पिछले 2 दिनों में आन्या और रिया के दांत निकलने वाले हैं, इसलिए दोनों बहनों ने पफिंग का हुनर सीख लिया है। तीनों बच्चे एक साथ लार टपका रहे थे और अर्जुन सक्सेना और अनन्या शर्मा इतने व्यस्त थे कि उनका लार पहुंचने का समय ही नहीं था। खुशकिस्मती से अब दिन भर धुआं नहीं उड़ेगा। जब वे राजेश कुमार के घर पहुंचे तो तीनों नन्हे मुन्ने रुक गए और उनकी लार टपकना भी बंद हो गई। गम खाने पर ध्यान केंद्रित करें। युआन गुइलान ने जब तीनों गोल मटोल और प्यारे बच्चों को देखा तो वह बहुत खुश हुई। उसने सबसे पहले बड़े मोटे बेटे आरव को गले लगाया, फिर बाएं दाएं देखा। अर्जुन सक्सेना, आपका बेटा कितना सुंदर है। ये सिर का आकार सोता है, कितना सुंदर है। और ये दोनों बेटियां दोनों ही बहुत सुंदर हैं और वे निश्चित रूप से भविष्य में अपनी माताओं की तरह अद्वितीय सुंदरियां होंगी। ओह, ये बहुत प्यारा है। यदि आप अपने भाई सोंग सोंग को ये देखने देते हैं तो मुझे लगता है कि आप बच्चा पैदा करने के लिए एक प्रेमिका ढूंढना चाहते हैं। झांग रूपी सोंग राजेश कुमार और रूपी गुइलान का बेटा है। वह इस साल द्वितीय वर्ष का छात्र है और शाही राजधानी में विश्वविद्यालय जा रहा है। अब स्कूल जा रहा हूँ, घर पर नहीं। कुछ देर की बातचीत के बाद रूपी गिलान ने अर्जुन सक्सेना और अनन्या शर्मा को अपनी मर्जी से बैठने को कहा। वह खाना बनाने के लिए रसोई में चली गईं और अनन्या शर्मा से पूछा कि क्या वह जाने से पहले हरी प्याज और शिमला मिर्च खाएंगी। अर्जुन सक्सेना ने बताया कि अनन्या शर्मा हरी प्याज खाती हैं, लेकिन ज़्यादा मसालेदार नहीं और अभी भी स्तनपान करा रही हैं। युआन गुइलान ने मुस्कुराते हुए उसके माथे पर थपथपाया और कहा, हाँ, स्तनपान के दौरान ज़्यादा मसालेदार खाना नहीं खाना चाहिए। आंटी को याद है, चलो बात करते हैं। आंटी खाना बनाने रसोई में चली गईं। युआन गुइलान रसोई में गया। अर्जुन सक्सेना और राजेश कुमार ने बातचीत की और उन्होंने आज के विषय पर चर्चा की। अनन्या शर्मा भविष्य में एक एनिमेशन कंपनी खोलने की योजना बना रही हैं और एनिमेशन की दिशा लोकप्रिय फैंटेसी एनिमेशन होगी। मैं पूछना चाहता हूं कि फैंटेसी एनिमेशन का भविष्य का बाजार क्या होगा, क्योंकि हालांकि यह अभी लोकप्रिय है, लेकिन एनिमेशन बनाने में कम से कम आधा साल या 1 साल लग जाएगा। वह इस बात से भी चिंतित हैं कि यह उस समय लोकप्रिय नहीं होगा। अर्जुन सक्सेना और अनन्या शर्मा के विचार सुनने के बाद राजेश कुमार ने उन्हें बताया कि पिछले 2 वर्षों से वे फैंटेसी एनिमेशन बाजार पर भी ध्यान दे रहे हैं।
क्योंकि वह जो लिखता है वह काल्पनिक है। कई पाठक हैं जो जुवान हुआन कहते हैं। उस वर्ष का सबसे लोकप्रिय वायरलेस लेख जुवान हुआन था, और पाठकों और प्रशंसकों की चिपचिपाहट भी शहरी लोगों की तुलना में अधिक है। ऐसा कहा जाता है कि पहले जुवान हुआन के पास प्रकाशन अधिकार थे और कई टीवी सीरीज बनाना असंभव था, जिससे कुछ समय के लिए कॉपीराइट बेचना मुश्किल हो गया था। फिर जुवान हुआन अचानक एनिमेशन बाजार में लोकप्रिय हो गया और जुवान हुआन का कॉपीराइट मूल्य अधिक हो गया। यह अभी भी फैंटेसी एनिमेशन बाजार के विकास का दौर है। यदि आप बाजार में प्रवेश करना चाहते हैं तो आपको इसे जल्द से जल्द करना होगा ताकि उस समय बहुत अधिक समरूपता से बचा जा सके, जिससे दर्शकों को सौंदर्य संबंधी थकान का अनुभव होगा। और एनिमेशन पूरा हो जाने के बाद इसे भविष्य में 5 माओ विशेष प्रभाव, डोकिहुआमा टीवी श्रृंखला आदि के बजाय काल्पनिक टीवी श्रृंखला के वास्तविक अर्थ में किया जा सकता है। इनके बारे में बात करते हुए राजेश कुमार के पास कहने के लिए बहुत कुछ है और वह बातचीत करने के लिए बहुत उत्साहित भी हैं, क्योंकि यह उनकी विशेषज्ञता का क्षेत्र है। राजेश कुमार वर्तमान में सबसे बड़े ऑनलाइन टेक्स्ट प्लेटफॉर्म से भारत के बारे में ऑनलाइन लिखते हैं। वह एक काल्पनिक लेखक हैं और उनकी हर किताब बेहतरीन है। लेकिन कोई विस्फोट नहीं हुआ है, इसलिए मैंने बहुत अधिक पैसा नहीं कमाया है, लेकिन सौभाग्य से आय बहुत स्थिर है और मैं प्रति वर्ष 40,000 से 500,000 रुपये कमा सकता हूँ। उनका सपना कॉपीराइट विकसित करने का भी है। आखिरकार हर लेखक का सपना होता है कि वह अपनी लिखी हुई चीज़ों को कार्टून, टीवी सीरीज या फिल्म में रूपांतरित करके बड़े पर्दे पर पेश करे। बातचीत करते हुए राजेश कुमार ने टीवी चालू कर दिया और एक लोकप्रिय कार्टून डोकियोंग चला दिया। कार्टून देखते समय अपने कुछ विचारों पर बात करते हुए अर्जुन सक्सेना और अनन्या शर्मा दोनों ने फैंटेसी किताबें पढ़ी हैं, लेकिन क्योंकि वे लेखक नहीं हैं, इसलिए वे राजेश कुमार की तरह विस्तृत नहीं हैं। क्योंकि राजेश कुमार एक पेशेवर फैंटेसी लेखक हैं और अक्सर कथानक का अध्ययन करते हैं और देखते हैं कि पाठक क्या देखना पसंद करते हैं। दोपहर 1 बजे तक माहौल हमेशा अच्छा रहता था। युआन गुइलान पके हुए व्यंजन लेकर रसोई से बाहर आई और मुस्कुराते हुए अर्जुन सक्सेना से कहा कि जब वे बातें करेंगे तो राजेश कुमार बोलते रहेंगे, इसलिए उन्हें बुरा नहीं मानना चाहिए। अर्जुन सक्सेना ने कहा कि उन्हें भी अंकल झांक से इन चीज़ों के बारे में बात सुनना अच्छा लगता है। भोजन के दौरान राजेश कुमार ने सुझाव दिया कि यदि अनन्या शर्मा एनिमेशन बाजार में कदम रखना चाहती हैं तो वह स्नातक होने तक इंतजार किए बिना जल्द से जल्द एक कंपनी शुरू कर सकती हैं। स्वर्ण युग इन्हीं वर्षों में है। जल्दी से इसमें शामिल हो जाए, पैसा कमाए और अधिक अवसरों का लाभ उठाए, क्योंकि अब फैंटेसी एनिमेशन का बाजार खुल गया है। बाजार में और भी ज़्यादा ऑनलाइन टेक्स्ट कंपनियां और दूसरी एनिमेशन कंपनियां आएंगी। अगर आप 2 साल और इंतज़ार करेंगे तो न सिर्फ प्रतिस्पर्धा और भी कड़ी हो जाएगी, बल्कि शायद आप सिर्फ सूप ही पी पाएंगे। अनन्या शर्मा ने कहा कि अगर वे अभी बाजार में प्रवेश करते हैं तो एनिमेशन कंपनी खोलने के लिए उन्हें करोड़ों डॉलर की आवश्यकता होगी और उनके परिवार को अगले साल एक घर खरीदना होगा, इसलिए दबाव थोड़ा भारी था। यदि मैं अगले 2 वर्षों में कोई कंपनी खोलूंगा तो दबाव बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि उस समय घर खरीदा जा चुका होगा और पिछले 2 वर्षों में वह अधिक व्यावसायिक कौशल सीख सकती है और अर्जुन सक्सेना को पैसा कमाने के लिए अधिक समय दे सकती है। राजेश कुमार ने बताया कि कार्टून बनाने में बहुत पैसा खर्च होता है। कार्टून का एक एपिसोड सिर्फ 16 से 17 मिनट का होता है, लेकिन इसकी लागत लाखों में आती है। विशेष रूप से जुवान हुआन में कई विशेष प्रभाव हैं और इसके लिए बहुत अधिक रेंडरिंग की आवश्यकता होती है, और 3D रेंडरिंग करने के लिए न केवल एक विशाल डेटा सेंटर की आवश्यकता होती है, बल्कि इसके उत्पादन में भी लंबा समय लगता है। खाना खाते हुए राजेश कुमार को एक और बात सूझी, अच्छा करना तो महंगा पड़ता है, लेकिन शुरुआत में थोड़ी कम क्वालिटी तो कर ही सकते हैं। मैंने बहुत सारे कार्टून देखे हैं और मुझे लगता है कि कहानी का कंटेंट सबसे ज़रूरी है। कंटेंट, खैर क्वालिटी थोड़ी कम भी हो, दर्शकों को स्वीकार्य तो है ही। इसके अलावा यदि पहला कार्टून सफल होता है तो प्रमुख वीडियो कंपनियां निर्माता के रूप में बाद के कार्टूनों में निवेश करेंगी, जिससे दबाव काफ़ी कम हो सकता है। जुवान हुआन आवर्धन कौशल की आवश्यकता के अलावा कुछ प्रकार के ज़बरदस्ती भी हैं जो इस टीवी श्रृंखला के समान हैं। दैनिक ढोंग पाठ के लिए कई विशेष कौशल की आवश्यकता नहीं होती है और प्रतिपादन धन को बहुत बचाया जा सकता है। एक एपिसोड में 4 करने का प्रयास करें। लागत $500,000 है।
ये बात कहते हुए राजेश कुमार अर्जुन सक्सेना और अन्य लोगों के साथ तब तक बातचीत करते रहे जब तक उन्होंने खाना खत्म नहीं कर लिया और फिर सोफे पर बैठकर कार्टून देखने लगे। शाम 5 बजे तक बात करो। अर्जुन सक्सेना और अनन्या शर्मा बच्चों के साथ वापस जा रहे हैं। स्टोरी पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करो और इसी तरीके का बेहतरीन कंटेंट के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो।